नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 6 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और अंग्रेजी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप 25 जीके देखेंगे और 12 से 14 क्वेश्चन आप अंग्रेजी के भी देखेंगे। तो बेशक ये वीडियो लंबी हो जाएगी, यहाँ पे आप करीब जो है 39 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको सभी जीके का जो है इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आपको आने वाले समय में काम आएगी और जैसे कि काम आ रही है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जैसे मैंने कल बताया था कि भाई बुक लवर को क्या कहते हैं, बेबिलियोफाइल कहते हैं। बुक का जो रूट वर्ड है बेबिलियो है, तो इसी उससे भी क्वेश्चन आ गए, तो सुनते ही रहते हैं एग्जामिनर। चलिए शुरू करते हैं। गाइड भी आ गए, कल ही बताया था पहला क्वेश्चन गाइड ही रखा हमने, है ना भाई। गाइड आ गए हैं। गाइड जो है आर.के. नारायण की पुस्तक है। आज पुस्तक से 2 क्वेश्चन आए, एक सही गलत करने के लिए और एक आपसे पूछा है किसके राइटर कौन है। तो गाइड के लेखक है आपके आर.के. नारायण, कल बताया था। द इंग्लिश टीचर के लेखक भी आर.के. नारायण ही है। मालगुडी डेज के लेखक भी आर.के. नारायण ही है। द एरिया ऑफ डार्कनेस इन ग्लोरियस एम्पायर, द ग्रेट इंडियन नोवेल, है ना, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये सभी के सभी के लेखक कौन है, तो ये आपका शशि थरूर जी है। इसके अलावा गार्डनर है ना, गार्डनर, गीतांजलि, गोरा, पोस्ट ऑफिस, चित्रगदा, इनके राइटर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी है। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि आप गीतांजलि से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने लिंकिंग याद करना तो आपको सिखाया ही है अगर आप मुझे कुछ भी दिनों से फॉलो कर रहे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि के राइट के लिए ही नोबेल पुरस्कार पाए थे 1913 में, और ये प्रथम इंडियन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो इसीलिए इन सभी के सभी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर साहब हो जाएंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है, जो आपके 4 महानगर को जोड़ने वाली जो योजना है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, तो ये जो योजना है इसके जो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण गलियारा है, इसमें कौन कौन से शहर को जोड़ते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी और कोच्चि को जोड़ते हैं, मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी कोच्चि को जोड़ने वाली जो गलियारा है ये आपका कहां से हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण, है ना। श्रीनगर जम्मू उत्तर में है और दक्षिण में आपका ये शहर है। तो इन दोनों शहरों के बीच जो है इनकी मतलब रोड है, मतलब ये जोड़ने का, लिंक करने का काम करता है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत ये चीज आती है, ठीक है। इनके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये क्या करते हैं भाई, 4 महानगरों को जोड़ने वाली योजना है, जो दिल्ली, बंबई, कोलकाता, चेन्नई। उस दिन मैं पूछा था कि कौन से महानगर का नाम जो है अब तक चेंज नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दिए और कुछ बच्चे गलत आंसर भी दिए। तो मैंने आपको बताना भाई दिल्ली का अभी तक नाम चेंज नहीं हुआ है। कुछ बच्चे चेन्नई जो आंसर दिया है, तो चेन्नई का पहला नाम मद्रास था भाई, है ना। इस योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय में हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यह योजना क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI है, NHAI है, नाहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, इनके अंतर्गत रह के काम करती है, जो भारत के सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन है। ये संस्था सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन, इसके अधीन है कौन, तो आपका ये वाला स्कीम, समझ लिया भैया। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूर्व से पश्चिम ये कहां से जोड़ते हैं भाई, किसको किसको जोड़ते हैं, तो अभी आपने देखा कि उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से कोच्चि को जोड़ रहा था। अब यहां से आपको पूर्व पश्चिम अगर आने वाले समय में पूछे तो क्या बताओगे, है ना, तो सिलचर पूर्व में है और पश्चिम में पोरबंदर गुजरात में है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ये पूर्व से पश्चिम गलियारा का जो है आपका लिंकिंग मतलब पॉइंट है। इनके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी होती है, 5846 किलोमीटर होती है। देखिए दोस्तों, अगर यही बात किसी बड़े चैनल वाले के साथ घटना घटित होता कि उनके पढ़ाए गए प्रश्नों में से 25 में से 20-22 क्वेश्चन आ जाना, अगर किसी बड़े चैनल की बात होती ना, तो आज बड़े बड़े होर्डिंग देखते और इसके कोर्स का दाम अगर 200 रुपया उन्होंने पहले रखा है तो सीधे 500 रुपया कर देता। ये गारंटी बता रहा हूं मैं, है ना। ये मैं देख रहा हूं जैसे चलन चल रही है, हवा चल रही है मार्केट में, उसकी बात कर रहा हूं कि अगर 5 क्वेश्चन भी मिला दिया ना तो सीधे बताता ये तो रात वाली क्लास में हुई है, ये तो दिन वाली क्लास में हुई है भाई, ये तो मैंने कल ही बताया, ये तो फलाना मैम जो है तुरंत बताया है। तो भाई ऐसे जो है ये सब नहीं करना है, ठीक है भाई। अब यहां पे देखिए 25 में से 20-22 क्वेश्चन मैं आपको मिला के दे रहा हूं, फिर भी जो है बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे आएंगे, गारंटी है क्या, ये है क्या, वो है क्या। तो भाई इतना टाइम किल ना करें। अगर आपको प्रतिक्रिया चाहिए कि हमारा कंटेंट का क्या प्रतिक्रिया है, तो जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, जो बच्चे वीडियो में कमेंट करते हैं या फिर टेलीग्राम पे बात करते हैं चैट के थ्रू, उनसे आप पता लगा सकते हैं। हमारा टाइम किल ना कीजिए प्लीज, है ना। हमारा टाइम जो है काफी मतलब जो हमारे पास टाइम ही नहीं होता है भाई, खाना भी मैं टाइम से नहीं खा पाता हूं, ये आप भी जानते होंगे, है ना। तो व्हाट्सएप पे मैं आपका जो है इतना ज्यादा ये नहीं कर पाऊंगा, है ना। आप प्रतिक्रिया देख लीजिए ना बच्चे लोगों का कि भाई क्या है कंटेंट, फायदा करता है
कि नहीं करता है, फिर आप डिसाइड कीजिए लेना है कि नहीं लेना है ना। तो चलिए भैया, तो यहाँ पे जो है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से प्रमुख खिलाड़ी उनके किताब के साथ एक मिलान दिया गया था और आपको जो रॉन्ग मिलान था उनको छांटना था, ठीक है भाई। तो एक मिलान थे आपके प्लेइंग इट माय वे, बीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलान कर दिया था जो बिल्कुल ही गलत है। बीवीएस लक्ष्मण आप जानते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 हायर रन मारे हैं, तो यही इनका किताब के भी नाम है कि बियॉन्ड 281 एंड बियॉन्ड। भाई इन सब का किताब तो रेटा के रखा हूं, टॉपिक वाइज वीडियो बना दिया हूं, कल परसों भी बताया था। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ सौरव गांगुली, 281 एंड द बियॉन्ड बीवीएस लक्ष्मण। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह, जो इनको कैंसर हो गया था। नो स्पिन शेन वार्न की किताब है। बिलीव सुरेश रैना की किताब है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है ये कपिल देव की किताब है ना। सनी डेज सुनील गावस्कर की किताब है। तो ये सब जरूर ध्यान रखेंगे। किताब आज क्रिकेटर को सिलेक्ट किया इन्होंने पहले शिफ्ट में, तो आने वाले शिफ्ट में भी क्रिकेटर से ही किताब आएंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से 35 परमाणु किस तत्व का होता है, आपसे पूछ लिया है ना। तो ये आपका ब्रोमीन का होता है 35 परमाणु क्रमांक। और ब्रोमीन जो है ये अधातु है, अधातु के साथ साथ ये किस ग्रुप में आएंगे, तो आप कहोगे जी ये हैलोजन ग्रुप में आएंगे ब्रोमीन। और ये है क्या, तो अधातु है। और ये कमरे के टेम्परेचर पे कैसा पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। माफ कीजिएगा जिन्होंने क्वेश्चन दिया इनका नाम मैं भूल गया, यहां पे इनका नाम लिख रखा है मैंने। प्रशांत जी ने सारे क्वेश्चन दिए हैं। इसके अलावा आशीष साहब, ये महाकालेश्वर महाकाल के नगरी में रहते हैं, वहीं से मुझे फोन किए थे, है ना, आशीष। इसके अलावा एक बच्चे का नाम है गोलू, है ना। तो ये 3 बच्चे ने आज ये सारा का सारा क्वेश्चन पोस्ट किया है। इनको मैं दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आप जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इनके अलावा ये जो ब्रोमीन है ये आपका 35 क्रमांक परमाणु क्रमांक रखता है। ये हैलोजन ग्रुप से संबंधित है। हैलोजन ग्रुप आधुनिक आवर्त सारणी के सेकंड लास्ट में मिलेगा, यानी 17 में मिलेगा। ग्रुप 17 में आपका हैलोजन को रखा गया है। और ब्रोमीन के बारे में क्या है खास बता ही दिया कि कमरे के टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। इसके अलावा अगर धातुओं में बात करें कि कमरे के टेम्परेचर पे कौन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ये आपका पारा हो जाएगा, पारा, है ना, पारा, पारा, पारा नहीं, पारा। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 में हैलोजन ग्रुप को रखा गया, बता दिया। 18 में नोबेल गैस या अक्रिय गैस को रखा गया है, ये भी बता दिया। अब ये जो आपका समूह 17 है अक्रिय गैस, सॉरी हैलोजन है, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपके पास यहाँ पीला पीला कलर ये ज्यादा गुण रखता है इसीलिए है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा आपका 80 है ना। और उसके अलावा जो है 117 का जो तत्व है ना, ये भी 17 में ही आ जाता है, क्योंकि ये पूरा लाइन आएगा, ऐसा नहीं खाली पीला वाला आएगा। इसके अलावा जो आपका समूह 18 है ये अक्रिय गैस, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाली पोर्शन जो है ये अक्रिय गैस का, इसे नोबेल गैस भी कहते हैं, है ना, इसे नोबेल गैस भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे तो इनर्ट गैस कहेंगे। ये हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नियोन इत्यादि होते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, कल पूछा गया था कि आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। भैया मैं सब दिन बताते हूँ 118 तत्व हैं, जो आपके 91, 20 और 7 के रेशियो में है। 91 को धातु, 7 को अधातु, 20 को अधातु और 7 को उपधातु है। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, तो 26 जनवरी 1930 का ये प्रश्न बहुत पुराना है और 3 बार इसी साल पूछे गए हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था कि जो हमने स्वराज शब्द स्वतंत्रता की जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किए थे हमने, ये कब किए थे, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में किए थे। तो इसका जो डेडलाइन निर्धारित किया गया था ये आपका 26 जनवरी 1930 को किया गया था। डेडलाइन समझते हैं ना कि जो हमने आपसे वादा किया है वो पूर्ण होना चाहिए। तो उस समय हम किससे मांगते थे, तो अंग्रेज से, है ना। तो इसी समय हम 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस झंडा फहरा के मनाए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अगुवाई थे। ऑब्वियसली पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जो है लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता संभाले थे। तो जब इन्होंने मनाना है तो इन्हीं को ही आगे रहना पड़ेगा। तो इसी कारण जो है बाद में जब हमारा देश आजाद हो गया, जब आजादी तो भाई 15 अगस्त को मिल गई, लेकिन हमारे हाथ में एक और चीज था, अब संविधान लागू करना था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन हम एक अच्छे दिन की इंतजार कर रहे थे, है ना। इसी कारण हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किए और तरोताजा किए हम अपने पहली आजादी दिवस को, ठीक है। तो ये सभी कहानी शायद आप समझ गए होंगे जो मैं बताया कि भाई जो स्वराज की मांग की गई लाहौर अधिवेशन में, वो जिसका डेडलाइन 26 जनवरी को रखा गया था और 26 जनवरी को पहली बार प्रधानमंत्री, है ना, ये क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराकर आपका आजादी दिवस मनाया था। उसी आजादी दिवस को तरोताजा करने के लिए हम संविधान को 26 नवंबर 1949 को बन जाने के बावजूद हमने होल्ड करके रखा और 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए
देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, यहाँ से 29 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 1929 कर लीजिएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में होती है, 30 में नहीं होती है। इसके अलावा 1907 में जो है 1907 में मैडम बीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराई थी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। इसके अलावा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। आगामी 2 दिन के बाद फिर से एक बैठक होता है 11 दिसंबर 1946, इसमें परमानेंट जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद साहब को चुना गया था। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, ये जो मैं बात कहा ये इसलिए कहा कि जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको न तो पीडीएफ लेना है और न पढ़ने से मतलब है, वो सिर्फ जो है टाइम पास करने आता है, अपना भी और मेरा भी। तो भाई अपना टाइम किल कीजिए, मेरा तो बिल्कुल ना कीजिए भाई, है ना, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत आदमी बिलीव करते हैं और खरा उतरना और इसके लिए जो भी हो सकता है मुझे करना भी मेरा कर्तव्य है भाई, है ना। इसीलिए मैं जितना हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा जो है अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता हूं, और ये बात आप लोग भी जानते होंगे, है ना भैया। तो मैं सिर्फ उनको वार्न कर रहा हूं कि भाई जो है व्हाट्सएप पे आके दुनिया भर की लेक्चर ना करें, है ना। आपको जो है एक ग्रीटिंग मैसेज आता है, उसी में लिखा हुआ होता है सारे इंफॉर्मेशन, तो इतना क्या है ना। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है ना, अगला प्रश्न है, अच्छा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर, यह पूछा जाता है। प्रारूप समिति में 7 को सदस्य थे, तो यह भी पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कामाख्या देवी के मंदिर के प्रांगण में 3 दिनों तक चलने वाली कौन सी तंत्र विद्या से संबंधित मेला है, तो भाई ये अंबुबाची मेला लगती है आपका कामाख्या देवी मंदिर के प्रांगण में, तो यही खत्म हो गया क्योंकि ऑप्शन ही एक मिले हैं। इनके अलावा अंबुबाची मेला असम का प्रमुख मेला है, असम के प्रमुख त्योहारों में माजुली फेस्टिवल भी है। इसके अलावा असम में बेहू त्योहार होता है जो 3 बार होता है साल में, और 3 बार कब कब होता है मैं कल बता दिया था, एक आपका अप्रैल में होता है, एक आपका जनवरी में होता है और एक आपका माघ अक्टूबर में होता है। इसके अलावा असम में देश का पहला तेल क्षेत्र डेगबोई 1901 में जो खोदा गया था रिफाइनरी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा असम में गुवाहाटी के पूर्वोत्तर में, है ना, मतलब पूर्वोत्तर के गुवाहाटी में पहला आपका जो है एम्स का जो है उद्घाटन इसी साल 2023 अप्रैल में मोदी साहब के द्वारा किया गया, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। राज्य के जो डीपीएसपी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1919 ईस्वी इसमें ऑप्शन में था, 1909 था, 1935 था और एक ऑप्शन और होंगे कोई सा, है ना, तो 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको याद हो जो बच्चे को मैंने ये बताया है कि भाई भारत के संविधान में जो है बहुत सारे देशों से जो है संविधान में तथ्यों को लिए गए हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई भारत के संविधान में सबसे अधिक तथ्यों को कहां से लिया गया है, तो आप आंसर क्या मारेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 मारेंगे। आप समझ लिए कि यहाँ पे जो है ये जो है मतलब पहला नमूना है और इसमें संशोधित करके हम संविधान बनाए हैं, ऐसे समझ लीजिए कि 60% थिंग जो है आपके भारत सरकार अधिनियम से लिया गया भाई। इसके अलावा राज्य के जो डीपीएसपी है संविधान के भाग 4 में है, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक को आपको कवर करेंगे और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत के संविधान के अनेक देशों तत्वों द्वारा जो ग्रहण किए गए हैं, तथापि सबसे अधिक तत्वों का ग्रहण जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से हुआ, यही बात मैंने आपको बताया है। अगर मैंने कल बताया था कि जो डीपीएसपी है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मैंने बताया था कि ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है ना, नो चेंजेबल है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन जो आपका फंडामेंटल राइट है ये चेंजेबल है विशेष परिस्थिति में, जैसे आपातकालीन वगैरह स्थिति आ गया तो फंडामेंटल राइट में बदलाव या चेंज या छीना जा सकता है टेम्पोररी रूप से। इसके अलावा 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी, भाई फिरोज शाह कोटला मैदान में, है ना, कहां पे, फिरोज शाह कोटला मैदान में, सिंपली, है ना। और मैंने यहां तक बताया है कि जब दिल्ली की बात आ जाए ना, जब दिल्ली की बात आ जाए कि इसके नाम परिवर्तन में कौन किया, तो फिरोज शाह कोटला में दिल्ली, है ना। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के मैं ही आपसे पूछ लूं कि सबसे पहले HRA को HSRA बनाने की विचार किसके मन में आया, तो आजाद साहब के मन में आए थे, चंद्रशेखर साहब के मन में आए थे। ये बात मैंने आपको कहानी के रूप में बता दिया था कि क्या होता है। चलिए मैं फिर से बता देता हूं जो बच्चे नए हैं, और देखिए एक भी अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं आया जो मैंने नहीं बताया, नहीं पढ़ाया है, वो भी हाल फिलहाल में दादा, ये नहीं कि 2 साल पहले पढ़ाया, ऐसा तो सब चीज पढ़ा दूंगा, है ना भाई। तो ये जो है आपका कैसे होता है, सबसे पहले HRA एक संस्था रहती है, HRA हॉर्स रेंट अलाउंस नहीं, अगर आप नौकरी में आ जाएंगे तो आपको भी HRA मिलेगा, है ना, सरकार की तरफ से, उसे हॉर्स रेंट अलाउंस कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये जो HRA है ये आपका 1924 में बन के तैयार होती है, सचिंद्र सन्याल, चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगियों के द्वारा। कानपुर में जो है इसका मुख्य जो है आपका केंद्र रहता है इसकी स्थापना का, ठीक है। फिर बाद में क्या होती है कि उसी के अगले साल 1925 में काकोरी ट्रेन हत्याकांड मतलब कांड होती है, हत्याकांड तो नहीं लूट कांड होती है। उसमें क्या होती है जो हम मतलब जो अंग्रेज के आयुध वगैरह थे उसे हम लूट के अपने स्वतंत्रता संग्राम में लगाने चाहते थे, भाई तो अच्छा काम था ये, है ना। तो 1925 में क्या होता है कि अंग्रेज ने बहुत सारे जो है मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे जो इसमें भाग लिए थे, यानी काकोरी ट्रेन एक्शन में, उनको पकड़ लिए और कुछ पे को जेल हो गए, कुछ को जो है आपका सजा वगैरह सुनाए गए। तो ये जो है जो आपका HRA संस्था है ये छिटफुट हो गया, मतलब जितना एक्टिव पहले था अब इतना एक्टिव नहीं रह पाया। ऑब्वियसली बात है भाई बहुत सारे आदमी बिछड़ गए, है ना। तो इसी को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद साहब ने इसे एक नए सिरे से तैयार करने के लिए सोचा और इसका नाम बदलने के लिए सोचा और इसमें जो है समाज मतलब सोशलिस्ट शब्द जो है डाला और ये HRA से बन गया HSRA हसरा, ठीक है भाई, समझ गए। लेकिन इसकी जो नामकरण की मुख्यतः श्रेय है ये भगत सिंह को दिया जाता है। भगत सिंह साहब जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान है जिसमें क्रिकेट भी होती है, तो इसी मैदान पे अपने नौजवान सभा के जो सदस्य थे उनके साथ इसका नाम जो है सर्वसम्मति से चेंज कर दिए थे। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, है ना भैया, ये कहानी के रूप में ध्यान रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जितना बात बताया उतना ही बात मैंने कहानी के रूप में आपको बताया हूं। इसके अलावा भगत सिंह साहब की जो किताब है मैं नास्तिक क्यों हूं, व्हाई आई एम एथिस्ट, इसके अलावा 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह साहब ने असेंबली में बम फेंके थे। इसके अलावा राष्ट्रगोफ्तर किस भाषा से संबंधित है, और आशीष ने बताया कि राष्ट्रगोफ्तर जो है किस धर्म को रिलेट करता है। तो मैं आपको दोनों बात बताता हूं, एक बच्चे ने भाषा भी लिखा है इसलिए दोनों लिख लिया है। तो राष्ट्रगोफ्तर जो है ये गुजराती भाषा के अखबार थे, हालांकि पूर्णतः गुजराती में नहीं थे, इनके हेडिंग वगैरह अंग्रेजी में भी हुआ करता था। इसके अलावा ये पारसी भाषा को जो है पारसी धर्म सुधार में जो है काफी सक्रिय रोल अदा किए हैं। तो दोनों बात हो जाएंगे, तो दोनों में से कोई ऑप्शन में होगा तो आपको राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, जो ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाला यानी चुने जाने वाले पहले जो है भारतीय हुए। दादा भाई नौरोजी ने देश के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। धन का अपवहन सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, इसका भी जो आपका जो मतलब कैलकुलेशन दिए थे, सिद्धांत दिए थे, ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिए थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में अध्यक्षता संभाले थे जहां पे स्वराज शब्द का इस्तेमाल करे थे। इनके अलावा अल नीनो क्या होता है, मेरा फेवरेट आ गया, मेरा भाई आ गया, अल नीनो ला नीनो एकदम बताया हूं, है ना। आशीष ने गलती करके आ गया, शायद हो जाती है भाई, एग्जाम में प्रेशर होती है ना। देखिए मैंने आपको बताया कि अल नीनो और ला नीनो सबसे पहले ये किस महासागर में आती है दादा, तो ये प्रशांत महासागर में आती है। महासागर देखिए 5 है, 5 मैंने बताया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक। इस प्रकार से प्रशांत महासागर सबसे बड़ी है और आर्कटिक महासागर सबसे छोटी है। कौन सा, आर्कटिक महासागर सबसे छोटी है, ठीक है। तो ये तो बड़ी छोटी हो गई। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरी वाली स्थल तो मरियाना खाई, मरियाना खाई, मरियाना खाई चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर, ठीक है भाई। तो ये हो गई। इसके अलावा लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम धारा कहां चलती है, तो भाई ये अटलांटिक महासागर में चलती है जहां पे प्लैंकटन नामक घास होती है और मछली के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है। और ग्रैंड बैंक डागर बैंक जो है मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो इतनी बात तो हो गई हवा वाली बात। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अल नीनो किसे कहते हैं, तो अल नीनो क्या होती है कि जो आपका प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर है, इसके जो है मतलब जल राशि में जो है अचानक गर्मी आ जाती है, मतलब जरूरत से ज्यादा जल गर्म हो जाता है। तो ऐसी बात को जो है अल नीनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल नीनो कहा जाता है। अब क्या होता है, ये गर्म होने से जो है ना कि जो जिस एरिया में ये गर्म होता है उसके सराउंडिंग जो होती है आसपास, है ना, तो यहाँ पे क्या होती है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है। दाब क्या होती है, कम हो जाती है। और दाब कम होने से क्या होती है, ये गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका अल नीनो हो गया। इसके अलावा एक और आपका ला नीनो होता है। ये अल नीनो के बारे में बताया कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है। ऑप्शन में न्यून दाब का केंद्र दिया होगा, राइट आंसर हो जाएगा। न्यून दाब का केंद्र दिया होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चक्रवात में भी जो केंद्र में है ना न्यून दाब होती है, कम दाब होती है। चीजों को रिलेट करना सीखिए। चक्रवात में भी आपके केंद्र में जो है दाब कम होती है और प्रति चक्रवात में जो है आपके केंद्र में दाब अधिक होती है। केंद्र में दाब अधिक होती है प्रति चक्रवात में, और चक्रवात में केंद्र में दाब कम होती है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
इनके अलावा जो है ये आपका वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है आपका किसमें, अल नीनो में। इसके अलावा ला नीनो इसका उल्टा है, क्योंकि अल नीनो में गर्म हो रहा था, अब ला नीनो में ठंडा हो रहा है, तो अल नीनो में केंद्र में दाब कम था, तो स्वाभाविक इसका उल्टा केंद्र में दाब बढ़ जाएगा किसमें, ला नीनो में। यहाँ पे देखिए कहाँ गया भाई, जल राशि की प्रमुख घटना है, इससे महासागर से उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ला नीनो में उच्च दाब, अल नीनो में निम्न दाब। अल नीनो गर्म कर देता है जल को, ला नीनो शीत कर देता है जल को। दोनों कहां आते हैं, प्रशांत महासागर में। ठीक है, समझ गए, आज के बाद कोई नहीं भूलेगा। इसके अलावा ESNO इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, और एक ITCZ का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, एक SEZ का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, है ना भाई। ये सब आप बीती है द्वारा, हम भी कभी आप ही के जैसा जाते थे और बैग रख के एग्जाम देते थे। इसके अलावा ESNO का होता है अल नीनो सौदर्न ऑक्सीलेशन, अल नीनो सौदर्न ऑक्सीलेशन। चूंकि यहाँ पे अल नीनो ने पढ़ाया तो इसीलिए इसे जरूरी है यहाँ पे आपको देना। WPL 2023 के उपविजेता कोई भूलेगा, दिल्ली कैपिटल, एक एक चीज बता चुके हैं इसके बारे में। मुंबई इंडियंस विजेता है पहली बार का, फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है। WPL 2023 का जो है आपका प्रथम संस्करण था। WPL 2023 के मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत कौर, क्योंकि विजेता टीम को सभी पूछते हैं तो कप्तान पूछा जाएगा, और अभी अभी हरमनप्रीत कौर को कई सारे अवार्ड दिए गए हैं, इसलिए आपसे पूछे जाएंगे। इनके अलावा इनके स्पॉन्सरशिप भी टाटा ही कर रहे थे, टाटा है ना। इनके अलावा यहाँ पे जो ऑरेंज कैप पर्पल कैप जो बांटे गए, ये कहाँ पे किसे मिला, तो मेग लाइनिंग को ऑरेंज कैप, और IPL 2023 में ऑरेंज कैप किसे मिला है भाई, तो शुभमन गिल को मिला है, रिलेट कर लो, है ना। विजेता हेली मैथ्यूज को पर्पल कैप, और बरका वाला IPL में जेंट्स वाला में मोहम्मद शमी को मिला है 2023 में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। और ओकर विजेता जो है IPL का वो CSK है, उप विजेता कौन है भाई, तो MI है, दोनों बात। इसके अलावा नमक सत्याग्रह, सॉरी GT है, माफ कीजिएगा, उप विजेता GT है IPL के, 16वें IPL 2023 के। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। सब कोई क्वेश्चन है, गांधी के युग में मैं ऐसे आपको दर्शन कराया हूं, मेला दिखाया हूं कि गांधी जी के बारे में आपको हमेशा 2 नंबर फ्री है मेरे तरीके से, गिफ्ट समझिए, है ना। गांधी जी की दांडी मार्च की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुई थी। साबरमती आश्रम से ही 2021 में 12 मार्च को अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है। ये जो आजकल आप ट्रेन के इंजन पे देखते हैं ना, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव, मतलब आजादी का 75वां साल अमृत महोत्सव, इस प्रकार से लिखे रहते हैं ना, अमृत महोत्सव जब चल रहे हैं भाई, है ना। तो ये जो है अमृत महोत्सव का शुरुआत कहां से हुआ था, तो आपके साबरमती के मतलब अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ही हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि दांडी मार्च यहीं से स्टार्ट हुआ था, इसी याद को जिंदा किए थे। ठीक है, गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे 9 जनवरी को, हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, 18 में खेरा सत्याग्रह, 20 में असहयोग आंदोलन, 24 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता, 30 में आपका दांडी मार्च, 1931 में गांधी इरविन समझौता, 32 में गांधी अंबेडकर समझौता, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 48 में शहीद हो गए। तो ये गांधी जी के बारे में डाटा है। इसके अलावा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेटाल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहां पे किया था, तो साउथ अफ्रीका में किए थे। गांधी जी ने किताब लिखे थे, यंग इंडियन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, है ना, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो ये सब गांधी जी के पुस्तकों में से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा योजना, तो गोपालक योजना चलाई जा रही है, पहले भी पूछा गया था CHSL में ही पूछा गया था। हिमगंगा योजना हिमाचल प्रदेश में डेयरी वाला योजना है। डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है पशुपालन करने वाले किसानों के लिए चलाई गई योजना है मध्य प्रदेश में, डेयरी प्लस, है ना। इसके अलावा कॉर्डियल का सिनोनिम आया है भाई, कॉर्डियल मतलब क्या होता है, मित्रवत होता है, मित्रवत, है ना, जिसके मतलब हार्ट काफी अच्छा हो, दयालु प्रवृत्ति के हो, मित्रवत हो, तो इसे कॉर्डियल कहते हैं। सोखी मोंगते किस राज्य का नृत्य है, सोंगी मुखौटे, तो ये महाराष्ट्र का है, सोंगी मुखौटे। मुखौटा नृत्य खाली कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है। रंगोली, लेजिम, फुगली, कोरी, तमाशा, लावनी, दही हांडी, गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का है। कल दही हांडी है भाई महाराष्ट्र के अंदर, कल है दही हांडी, ठीक है, कृष्णा पूजा के पास आती है, कृष्णा पूजा कल है, आज भी मना रहे हैं हमारे गांव में तो, और कल मेरा फास्टिंग भी रहेगा भैया। इसके अलावा 13वीं सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहां हुआ था, तो ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ है, और इस प्रतियोगिता के विजेता मध्य प्रदेश है, और उप विजेता कौन रहे हैं, तो ये आपका महाराष्ट्र है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनोर्मियस का सिनोनिम आपसे पूछा है, तो विशाल रहा है इनोर्मियस का सिनोनिम। गिग्नेटिक हो जाता है, गिग्नेटिक होता है ना, बहुत बड़ा विशाल है। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आकार वगैरह में जिसका आकार डिफिनिट ना हो, जो बहुत ही विशाल हो, उसे इनोर्मियस कहते हैं। इसी प्रकार से गिग्नेटिक भी विशाल में होता है, गिग्नेटिक, है ना। भास्ट भी विशाल होता है, लेकिन हम भास्ट जो है किसी टॉपिक आदि के लिए जो है हम बोलते हैं। इसके अलावा पंचमुखी, त्रिमुखी, सप्तमुखी ताल डांस का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन का आंसर फिलहाल मेरे पास नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी भी बंधु इसका आंसर जानते हैं या फिर ओरिजिनल क्वेश्चन हो ये वाला, तो
मुझे जरूर सेंड करें। मुझे भी ललक है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। ऐसा तो नहीं कि ये जो है किसी नृत्य की जो है अलग से मतलब कोई आदमी है कि इस चीज का सृजन किसने किया, या फिर ऐसा तो नहीं कि ये किस नृत्य से संबंधित है। तो थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो क्लियर मुझे इसमें दिख तो रहा है, लेकिन इसके आंसर मैं नहीं जानता हूं। अगर आप लोग जानते हैं तो जरूर बताएंगे, और क्वेश्चन भी अगर ओरिजिनल वाला मिल जाए 100% वाली तो और मजा आ जाए। इसके अलावा न्यूनकारी विभाजन किसे कहते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं। कोशिका के विभाजन को सबसे पहले बिरचाओ ने देखा था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा डेड वाली, और 1674 में लोवेन हॉक के द्वारा लाइव वाली। मानव के मस्तिष्क में सेल डिवीजन सबसे कम होती है। देखिए, जिंदगी में दो ही फार्मूला है आगे बढ़ने की। अगर जो चीज आप नहीं जानते हैं तुरंत एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। अगर आपने उसे घसीटते रहा कि हमने कल सीखना है, हम जानते हैं भाई, छुपा लिए, शर्म आ जाएगी, तो फिर शर्माते ही रह जाएंगे। स्कूल में टीचर के पास हमेशा निर्लज बन के जो बच्चे पढ़े हैं, आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा कि हमेशा कुछ ही बात पे खड़े हो गए। भले लोग हंस रहे हैं, लेकिन पूछना हमारा कर्तव्य है। सर नहीं समझे सर, बताइए सर कैसे होते हैं सर, है ना। मैं एक बार प्लैंक कांस्टेंट का मान पूछ दिया था, सभी बच्चे जो है केमिस्ट्री के क्लास में काफी हंसे थे, है ना। हालांकि मुझे भी मालूम था कि प्लैंक कांस्टेंट इसमें एच का वैल्यू जो है वहां से पुट किए हैं, लेकिन सिर्फ मैं इसलिए वैल्यू भूल गया था कि भाई इसका तो इतने पावर होता है, और मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया। मैंने पूछा, बहुत बच्चे हंसे, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा, और मैं हमेशा क्लास में खड़ा होकर पूछता था जो मुझे समझ में नहीं आता था। ठीक है भाई, तो जो नहीं आता है अभी भी आपसे पूछ लिया तो इसमें बुराई क्या है, कोई बुराई नहीं है भैया, है ना। इसके अलावा मानस मस्तिष्क में सेल डिवीजन सबसे कम होता है। सेल डिवीजन का मतलब है नई कोशिका का बनना। डिवीजन का मतलब सेल के अंदर ये कतई नहीं होता है कि कोशिका जो है टुकड़ों में बढ़ता है। जैसे अभी आपने कोशिका विभाजन कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोशिका जो है टूटते हैं, है ना। कोशिका बनने से है यहाँ पे, लेकिन नाम ही ऐसा है। इसके अलावा एनौ का एंटोनिम क्या होता है, कष्टदायक होता है, पीड़ादायक होता है, एनोइड होता है ना, नाराज भी हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं इसका। इसके अलावा 31 अगस्त 2021 तक भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य 8 है, लेकिन अगर भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा पूछा गया होगा तो फिर 9 हो जाएंगे। ठीक है, और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पूछेगा तो 8 को होगा, क्योंकि संगीत नाटक अकादमी 6 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य नहीं मानता है, जबकि भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय 6 नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य मानता है, और संगीत नाटक अकादमी जो है 6 नृत्य को हाफ क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है, तो 8 को होगा। इसके अलावा ये 8 को कौन है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, सतरिया, ओडिसी, कथक, तो यही है। इसके अलावा भारतीय भाषा जो है शास्त्रीय भाषा तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, संस्कृत है, ओडिसी है, तो ये शास्त्रीय भाषा भी है 6 गो। इसके अलावा ये बुक लवर जो कल बताए थे, यहाँ पे लिखा है कल बताए थे, बैबिलोफाइल, बैबिलो शब्द जो है ना ये बुक को रिलेट करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 74 में, बड़ा ही लो क्वेश्चन है ये। 74 और 75 ये दोनों मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और 75 के 1 के अनुसार ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री कौन होता है भाई, लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त के नेता होते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। 76 राष्ट्रपति ने महान्यवादी की नियुक्ति करना है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है जी। गोवा से मुंबई तक के तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट। इमेज के साथ पर आया हूं प्रैक्टिस सेट में, ऊपर में ही दिख रहा होगा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 47 या 48 है मेरे ख्याल में, है ना। तो ये कोंकण तट यहाँ पर देख सकते हैं, काठियावाड़ी तट, ये कच्छ से दमन तक है, कोंकण तट दमन से गोवा तक है ना भाई। इसके अलावा गोवा से मंगलोर तक, अगर गोवा से मंगलोर तक पूछता है तो फिर किनारी तट होगा, है ना। गोवा से मंगलोर नहीं पूछा था, मुंबई से गोवा पूछा था, तो आपका कोंकण तट राइट आंसर हो जाएगा। मालाबार तट ये मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल तट भी आपके ऑप्शन में थे, ये पूर्वी साइड में आ जाएंगे, और ये जो भी 4 तट हमने कहा ये आपका पश्चिमी तट है। इसके अलावा कर्नाटक के तटीय मैदानी तट ये भी आपके पश्चिमी तट में ही आ जाते हैं, तो ये मैं पढ़ा रखा वहां पे कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट में क्या क्या आएगा, वहां पे ये इमेज से आपको दर्शन पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो असम में है। पाकिस्तान ने किस वर्ष कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप बना था, तो 2020 में लाहौर में। देखिए, जो कामाख्या मंदिर वाले असम में कोई जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन अभी अंबुबाची मेला वाला आया था, तो वहीं पे असम का सारा जो है मसाला डाल दिया था। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता कौन है भाई, पाकिस्तान। पहले वाले के फर्स्ट लिखा है क्या, हाँ लिखा है ना, है ना। 1971 में हॉकी वर्ल्ड कप, 1975 जो कुलालमपुर में हुआ था, भारत विजेता बने थे, और भारत अब तक 1 बार जीते हैं आपका हॉकी वर्ल्ड कप। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है, जर्मनी। प्रथम हॉकी वर्ल्ड कप प्रथम आईसीसी वर्ल्ड कप, यानी खाली वर्ल्ड कप कहेगा ना तो बाय डिफॉल्ट में समझ लीजिए क्रिकेट का कह रहा है, क्योंकि क्रिकेट के वर्ल्ड कप से ज्यादा पॉपुलर और कोई वर्ल्ड कप नहीं है। ठीक है, तो आईसीसी वर्ल्ड कप 1975 पहली बार वेस्ट इंडीज जीता था, 2023 में आपका इंडिया में होगा। एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट, अंत तक, है ना, तो लास्ट मोमेंट। इसके अलावा बैक अगेंस्ट द वॉल, इसका मतलब होता है निराशा। मेरे ख्याल में इसका मतलब होता है जी निराशा। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है निराशा।
आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें जो है क्या आपने ऑप्शन लगाया है बैक द वॉल। इसके अलावा एक और आपसे पूछा गया है बिग फिश, बिग फिश पूछा गया है, बिग फिश टू कैच, है ना, बिग फिश टू कैच, है ना, बड़ा मछली है कैच करने के लिए। तो ऐसे जो है ये क्या होते हैं कि जो बड़ी सफलता प्राप्त हो जाए, जैसे यूपीएससी में कोई सफल हो जाता है तो बिग फिश टू कैच हो गई। इसके अलावा एक और पूछा है आपका, अच्छा पूछा नहीं है, एक मैंने अपने मन से आपको बताना है कि एक बिग फिश भी होता है। बिग फिश अगर किसी आदमी को कहा जाता है ना तो ये मतलब इंपोर्टेंट आदमी है ना, बिग फिश मतलब इंपोर्टेंट आदमी होता है, बिग फिश मतलब इंपोर्टेंट आदमी होता है। और बिग अभी मैंने क्या बताया, बिग फिश टू कैच, इसका मतलब होता है कोई बहुत बहुत बड़ा चीज हाथ लग जाना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस। हालांकि आज जो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अगर आपको अच्छा लग गया हो तो लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ये पीडीएफ जो हमारे पेड पीडीएफ ग्रुप जो भी है 57 वीडियो वाली सीरीज जो बाय कर रखे हैं, क्योंकि 57 वीडियो वाली सीरीज में आपको टॉपिक वाइज भी फ्री मिल जाती है और इसके अलावा एनालिसिस भी फ्री मिल जाती है मात्र 25 रुपये में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आप पेड पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो ये मिलेगा ही। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो एनालिसिस की वीडियो जो है, ये पीडीएफ जो है आपको फ्री भी मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी सेम नाम है जिस प्रकार से चैनल का नाम है, टी कैपिटल ई कैपिटल बाद बाकी सारे स्मॉल टुडे एग्जाम। ठीक है, कलाम साहब का जो है लोगो लगे हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसे कि आज है आपका 6 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और इंग्लिश के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में रामबाण के जैसा काम करेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये सभी के सभी प्रश्न जो है अभिषेक मिश्रा जी के द्वारा भेजे गए, अभिषेक मिश्रा और साहिल आनंद के द्वारा। तो इन दोनों बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्न को जो सभी प्रश्न जो है इन्हीं दो बच्चे के द्वारा भेजे गए हैं। पहला एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है। पहले वाले शिफ्ट में भी डिस्कस कर लिए थे कि भारतीय स्वतंत्रता के जननी जो है ये मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। मैडम भिकाजी कामा जो है ये स्टुटगार्ट में 1907 में झंडा फहराए थे जर्मनी के अंदर, है ना। तो इन्हें जो है भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। और भारत की लौह महिला किसे कहते हैं तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी को कहते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पूर्ण स्वराज जो है आपके कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चर्च की गई थी, मांग किया गया था पूर्ण स्वराज 1929 में, है ना। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, है ना। इसी के जो आपका डेडलाइन था ये 26 जनवरी 1930 था जो भी मांग रखे गए थे। ठीक है, तो यही 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने साथियों के साथ झंडा फहराकर प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार होता है फिर भी हम इसे लागू नहीं करते हैं। हम इंतजार करते हैं 26 जनवरी 1950 का, यही जो यादगार वाला दिन था ना 26 जनवरी 1930, इसी को तरोताजा करने के लिए हम लोग जो है इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया और हमारा देश गणतंत्र बना था। तो यहां से भी इस जाल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया, है ना भाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कौन सा हॉकी कप्तान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, मेजर ध्यानचंद वाली। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वर्ष 2020 के लिए रानी रामपाल को दिया गया है। ऑप्शन में आपका रानी रामपाल और सबूता पुनिया और बाद में 2 ऑप्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो इन दोनों ऑप्शन को देखने से ही रानी रामपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानी रामपाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 से सम्मानित किया गया है। 2022 के लिए जो लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है ये आपका किसे दिया गया है तो शरद कमल को दिया गया है 2023 में, 2022 वाला। और इस बार का जो है मतलब लेटेस्ट वाला ये इकलौता खिलाड़ी विजेता है शरद कमल। शरद कमल जो है टेबल टेनिस खेलते हैं और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 4 पदक प्राप्त किए थे। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एमके स्टालिन ने हाल में ही किस चीज का अनावरण किया है ये आपसे पूछा है। तो एमके स्टालिन जो है यूपीएस प्रौद्योगिकी केंद्र आईटी सेक्टर का उद्घाटन तमिलनाडु में किए हैं, है ना। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और आप लोग मुझे बताएंगे कि इसके अलावा और क्या ऑप्शन में था एमके स्टालिन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, एमके स्टालिन जैसे कि अभी जान रहे हैं कि उसका जो है पुत्र विवाद में आ गया है, एक आध दिन पहले की बात है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जीव प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 2 प्राप्त हुआ है जू प्लैंकटन, वीरियो प्लैंकटन। तो इस दोनों ऑप्शन को देखने से वीरियो प्लैंकटन राइट आंसर होता है यहाँ पे। वैसे समुद्री जीव शैवाल जो होती है हरा शैवाल ये भी आपका कर लेता है क्या प्रकाश संश्लेषण। वैसे प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं भाई, पेड़ पौधे करते हैं जो जीवित हो, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है,
फोटोसिंथेसिस, तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये जो आपका पेड़ पौधे के आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने या फिर साधारण भाषा में खाना बनाने की विधि है, जिसके तहत क्या होती है कि हमें ऑक्सीजन मिल जाती है और पेड़ पौधे को पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो ये सभी बात ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में से मैं वीडियो प्लैंक्टन के साथ जाऊंगा, आप लोग मुझे बात बताएंगे कि और क्या क्या ऑप्शन में था। इसके अलावा किलिंग ऑफ द फादर यानी माता पिता की हत्या कर देना, ये क्या कहलाता है? तो वन वर्ड सॉल्यूशन का ये क्वेश्चन है। तो माता पिता की हत्या कर देना पेरिसाइड होता है, चाहे तो माता हो चाहे तो पिता हो, दोनों के लिए पेरिसाइड होते हैं। इसी प्रकार से आपका एक रीजीसाइड भी होता है, रीजीसाइड। रीजीसाइड क्या होती है? चाहे तो राजा की हत्या या फिर रानी की हत्या, किंग की हत्या कीजिए या फिर क्वीन की हत्या कीजिए, इनके लिए आपको कौन सा शब्द इस्तेमाल करना होगा? रीजीसाइड। भाई कर मत देना, ये याद करने के लिए। इनके अलावा भाई की हत्या फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, ठीक है। बहन की हत्या सुरुसाइड। इस प्रकार से साइड जो शब्द है ये आपका हत्या से, ये आप भी जानते हैं। इनके अलावा एक अगला है कथक, भरतनाट्यम, दोनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नर्तकी या नर्तक है? यानी कहने का मतलब है कि 4 गो ऑप्शन दिया गया था, इनमें से कौन है कि आप जो कथक के साथ साथ भरतनाट्यम दोनों कर लेते हैं? आपका ऑप्शन था मृणालिनी साराभाई, है ना, पद्मजा रेड्डी, सोनल मानसिंह, शोभना नारायण। अब देखिए, तो मृणालिनी साराभाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई जो है ये भरतनाट्यम और कथकली होगा, ये कथक नहीं होगा। तो यहाँ से जो है कथकली कर लीजिएगा, तो ये दोनों कर लेते थे, ठीक है। इनके अलावा जो आपका ये पद्मजा रेड्डी है ये कुचिपुड़ी करते हैं, सोनल मानसिंह ये जो है भरतनाट्यम के साथ साथ आपका ओडिसी कर लेते हैं, शोभना नारायण कथक करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मृणालिनी साराभाई आंसर हो जाएगा। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के साथ ओडिसी, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी, ये बात ध्यान रखेंगे। हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम दोनों कर लेती है। सोनल मानसिंह ये आपका बता ही दिया कि भरतनाट्यम के साथ जो है आपका ओडिसी भी कर लेती हैं। इनके अलावा बॉल द फायर इडियम, बॉल द फायर इडियम का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऊर्जावान होना, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना, इस प्रकार से सेंस देते हैं। दोस्तों मुझे ड्यूटी निकलना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊं और ज्यादा थोड़ा आज जो है कम फैक्ट जो है यहाँ पे मैं शामिल कर पाया हूँ, अधिकांश मौखिक रूप से बता दूंगा। भूटान के लोग अधिकांश किस धर्म के मानते हैं? तो भैया 4 गो ऑप्शन दिया गया था, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और हिंदू। तो भूटान के लोग हैं, और इसलिए जो है भूटान के लोग 70% से अधिक लोग भूटान में जो है आपका बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। अब नाम से ही आपको देखिए स्पष्ट है कि वहां का जो राजा है उनका नाम इस प्रकार से होता है जिग्मे खेसर। तो इसकी ये नाम आप उर्दू में तो नहीं मिला सकते हैं, है ना। तो आप जो है यहाँ पे बौद्ध के साथ जाएंगे, है ना, और रमेश सुरेश तो है नहीं कि हिंदू के साथ जाएंगे, तो ये भी आपको सीधे दिख जाता है कि ये बौद्ध धर्म से, ठीक है भाई। इसके अलावा भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है भाई? जोखंगा, जोंगखा, है ना। इसके अलावा आपका मालदीव का दिवेही, श्रीलंका का सिंहली, है ना। इसके अलावा अफगानिस्तान का भी पूछा था तो दारी या पास्तो, है ना। इसके अलावा आपका बांग्लादेश का बंगाली, नेपाल का नेपाली, म्यांमार का बर्मी। तो ये सब पड़ोसी देश के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो इन्हें भी जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाती है। भूटान भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, ये बात आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है। इनके अलावा कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है पूछा गया है? तो कनक रेले का संबंध जो है ये मोहिनीअट्टम से है। मोहिनीअट्टम इसमें क्या होती है भाई? सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं, इसमें मेल का जो है कोई कलाकार नहीं होते हैं मोहिनीअट्टम के अंदर। इसके अलावा इसे जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि जो मोहिनी शब्द है इसका मतलब ही अपने आप में अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, मन को मोहने वाले, ठीक है। तो इसी से बना है आपका ये जादूगरनी नृत्य भी कहा जाता है आपको मोहिनीअट्टम को। इसमें भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप को दर्शाया जाता है। मोहिनी आपने सुना होगा, ये वाला जो आपका भस्मासुर था ना, तो वहां पे मोहिनी आए थे, मोहिनी के रूप में आए थे भगवान विष्णु। इनके अलावा अफ्रीका और यूरोप के बीच कौन सी जल संधि है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये आपका जिब्राल्टर जल संधि है, जो अफ्रीका से यूरोप को अलग करने का काम करते हैं। सुएज नहर से लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करते हैं? तो ये आपका करता है भाई सुएज नहर क्या करते हैं? लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है, माफ कीजिएगा उल्टा बोला गया था। इसके अलावा ये जो भूमध्य सागर है यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ जो है ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो आप कहोगे कि सुएज नहर से। और भारत के उत्तर पूर्वी साइड जो है ये वाली साइड जो है, ये वाली उत्तर पूर्वी ये वाली हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है रवि के दिन में वर्षा कराता है आपका सुएज नहर से, सॉरी भूमध्य सागर से निकला हुआ पश्चिमी विक्षोभ। इसके अलावा एशिया से अफ्रीका को अलग करने वाले कौन होते हैं? तो सुएज नहर भी जो है एशिया
एशिया को अफ्रीका से अलग करने के लिए जिम्मेवार है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनकोहेरेंट का एंटोनिम पूछा गया है। इनकोहेरेंट मतलब क्या होता है? बेतुका। इसमें से अगर इन आप हटा दोगे तो फिर हो जाएगा बहुत अच्छा कोहेरेंट का मतलब, ठीक है। कोहेरेंट मतलब अब जो है एक पॉजिटिव मीनिंग देता है, इनकोहेरेंट मतलब निगेटिव मीनिंग देता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सोलर पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है? देखिए सोलर पार्क का उद्घाटन, ये क्वेश्चन थोड़ा 50-50% वाला है कि ये आया था या फिर कुछ और आया था, ठीक है। तो सोलर पार्क अगर पूछा गया है तो हाल फिलहाल में सोलर पार्क का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में किया है, ठीक है। 193 गो देश है संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सोलर पार्क का जो आयोजन है ये गांधी जी के याद में सोलर पार्क का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष आवरण किए। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि माधवपुर मेला किस राज्य में लगती है? देखिए माधवपुर, सिरपुर ये सब बता चुके हैं हम आपको। माधवपुर मेला कहाँ लगता है? तो माधवपुर मेला आपका गुजरात में लगता है। कहाँ पे लगता है? गुजरात में लगता है। अब कुछ मेला यहाँ पे देख लीजिए, जो आप भी कभी फुर्सत में रहे तो मेला वगैरह घूम लिया कीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे पतंग महोत्सव, ये आपका गुजरात में होता है मकर संक्रांति के समय, खास करके अहमदाबाद वगैरह में पतंग महोत्सव। इसके अलावा गुजरात के केवड़िया में स्टेचू ऑफ यूनिटी है, 182 मीटर जो है ऊंची प्रतिमा वल्लभ भाई पटेल के। पालीताना में जैन मंदिर है, मोढेरा में सूर्य मंदिर है, काठियावाड़ी प्रायद्वीप गुजरात के रण में स्थित है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सिरपुर मेला, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। सोनपुर मेला, ये कहाँ पे होती है भाई? बिहार में। ये दुनिया की सबसे बड़ी पशु मेला है ना। इसके अलावा चंबा मेला या रेणुका मेला, ये कहाँ पे लगती है? हिमाचल प्रदेश में। खजुराहो मेला, ये कहाँ पे लगती है? मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ मेला हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इनके अलावा प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, इन चारों जगह पे कुंभ मेला लगती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये इंडिया की सबसे विस्तृत मेला होती है, उसमें भी प्रयागराज वाली कुंभ सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इसके अलावा और मेलाओं में प्रमुख है आपका मेदराम जात्रा मेला, ये कहाँ पे लगती है? तेलंगाना के अंदर, और ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी मेला है ना, कुंभ मेला के बाद। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंडित बिरजू महाराज का संबंध आपसे पूछा है, सीधे सीधे कथक से है। किस घराने से है बिरजू महाराज? तो आप कहेंगे कालका बिंदा लखनऊ घराने से है। इसके अलावा इसका ओरिजिनल नाम क्या था? तो बृजमोहन मिश्रा अब हमारे बीच नहीं है, पिछले साल जो है स्वर्ग सिधार हो गए। 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था आपको पंडित बिरजू महाराज को। पंडित बिरजू महाराज कई सारे गाना में काम किए हैं, कई सारे पिक्चर में काम किए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। भारत की तरफ से 4 गो गोल्ड जो लाए जीत के, ये कौन है महिला? तो स्वीटी बूढ़ा है, नीतू घनघस है, लवलीना बोरगोहन है, तो निखत जरीन है। तो ये चारों महिलाओं ने एक एक गोल्ड जो है भारत के लिए जीती, और भारत यहाँ पे पहला स्थान हासिल किया था विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 दिल्ली के अंदर। दूसरा स्थान चाइना का है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था डिफीट का सिनोनिम। डिफीट मतलब क्या होता है? हरा देना। क्या होता है? हरा देना, डिफीट मतलब, है ना। तो इसका सिनोनिम्स पूछा है, तो कुचल देना, क्रैश करना, है ना, क्रश करना, कुचल देना, है ना, इनहिलेट करना, नाश कर देना। इस प्रकार से जो भी ऑप्शन आपको आता होगा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा ये क्या क्वेश्चन था? पर का अर्थ क्या है? पर का अर्थ क्या है? यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, होगा कुछ, मैं लिख नहीं पाया हूँ सही से इसको। पर का अर्थ क्या है? पर अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पारा का अयस्क क्या है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पारा का अयस्क क्या है? पारा का अयस्क क्या है? पारा का अयस्क क्या है? अगर आप कभी भी पढ़ लेते हैं ना ठीक से, तो ऐसे ही आप रिकॉल कर पाएंगे जब आपके सामने आ जाएगी कोई भी चीज, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ने का यही फायदा होती है, आप पढ़ सकते हैं आप भी, है ना। तो भाई ये पारा का अयस्क जो है ये कौन है? सिनेवार होती है ना पारा की, सॉरी सिनेवार होती है। और एक आपसे पूछता है सीसा का अयस्क कौन है? तो सीसा का अयस्क गलेना होती है। ये दोनों को ध्यान रखेंगे, गलेना और सिनेवार को। इसके अलावा अयस्क लोहा का भी पूछा जाता है, तो हेमाटाइट होती है। अब ये अयस्क ही क्या होती है? जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं उनको अयस्क समझने में थोड़ी सी तकलीफ। आइए देहाती भाषा में बताता हूँ, आज के बाद कभी नहीं भूलना। अयस्क का जो है अंग्रेजी और होता है। अयस्क मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में
शहर वाले बच्चे धान की खेती कैसे समझेंगे। चलिए इसको हटाइए। मान लीजिए आपने दुकान गया और आपने मसूर की दाल लाया, है ना। वो कौन सा लाया, जिसमें छिलका लगा हुआ रहा था, है ना। अब मसूर के दाल में कुछ जो है आपका मसूर के जैसे ही जो चीज़ दलहन होते हैं लेकिन घास के होते हैं तो मिक्स रहता है, तो इसे अलग करना, फिर इसे काटने छांटने बनाने और खाने तक की जो प्रोसेस है, इससे पहले जो ये जमा वाला आपने खरीद के लाया, ये मान लीजिए और है, अब इसको प्रोसेस करके आप शुद्ध बनाएंगे। इतना घुमाने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे मैं कहा चाहूंगा कि ये जो और होता है ना, ये आपका अशुद्ध होता है, किसी भी चीज का अशुद्ध रूप है। इसमें मतलब कोई और चीज भी मिले होते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो अधिक होता है ना, जो अधिक होता है, और बाद बाकी चीज थोड़े थोड़े मात्रा में घुले होते हैं, ठीक है। इसी को हम कई प्रोसेस से गुजार के सफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो हमारा जाकर कुछ जैसे लोहा वगैरह हेमाटाइट से निष्कर्षण करते हैं तो मिल जाती है। तो इस प्रकार से अयस्क समझ लेंगे, अयस्क काफी काम की चीज है। और एक मैंने उत्प्रेरक बताया है, ये भी आपके काफी काम की चीज है। उत्प्रेरक जो है किसी भी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके अभिक्रिया को जो है आपका प्रभावित करता है लेकिन खुद को नहीं बदलता है उत्प्रेरक। मैंने दही जमाने वाला उदाहरण आपको बता दिया था। इसके अलावा एक आपसे पूछा गया अनुच्छेद 40 का संबंध, तो भाई ग्राम पंचायत से है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपके डीपीएसपी के अंदर सभी विषयों को कितने कैटेगरी में बांटे गए हैं, तो आप कहेंगे 3 कैटेगरी में, गांधीवादी, उदारवादी, इसके अलावा आपका समाजवादी। तो ये 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं सभी तथ्यों को। इसमें एक ऑप्शन नेहरूयन देके दे देता है और बोलता है कि हमारे डीपीएसपी के अंदर किस मतलब विशेषता की जो है आर्टिकल नहीं पाए जाते या विषय को मतलब किस प्रकार से चिन्हित नहीं किए गए हैं। तो नेहरूयन कोई विचार नहीं है, हमारे यहाँ 3 ही विचार है, गांधीयन, समाजवादी और उदारवादी। इनके अलावा स्क्वैश चैंपियनशिप किसने भाग लिया है, एक बच्चा बोल रहा है कि उद्घाटन मतलब कौन किए हैं, ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछा है ना। तो भाई ज्योत्सना चिनप्पा, सौरव घोषाल, तन्वी खन्ना ये सभी भाग ले रहे हैं, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा, मुझे भी कुछ डाउट लग रहा है इसमें। इसके अलावा विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे होगी, तो ये आपका चेन्नई में है ना। चेन्नई में सैफ चैंपियनशिप 2023 भी हुआ है, इसके विजेता भारत रहे हैं, है ना, कुवैत को हरा के। इसके अलावा पहला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 1996 मलेशिया में हुआ था। तो यहाँ से जो 4 पॉइंट बना ये जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 32 भी पूछा है, अनुच्छेद 2 पूछा है, एकदम मैंने 4 बार पूछा है बच्चे से भाई, अनुच्छेद 2 बार पूछा है, एक आपका 32 भी पूछा है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार कहते हैं। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा माना है। आम आदमी के मौलिक अधिकार के हनन होने के बाद कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट तक आर्टिकल 32 के प्रयोग करके ही जाते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 32। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत में महिलाओं के लिए, है ना, या फिर बालिकाओं के लिए पहला स्कूल किसने खोला। एक बच्चा तो इन्हों बताया, दूसरा बच्चा ने बताया कि कोलकाता में मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल खोलने वाले या बाली कौन थी। मैं दोनों का आंसर देता हूं, लेकिन मुझे दूसरा क्वेश्चन पे शक है, पहला क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया होगा, क्योंकि जो मतलब मिश्रा जी जो दिए थे पूरा क्वेश्चन, AK मिश्रा जी जिनका नाम लिया शुरू में, तो ये जो है अधिकांश क्वेश्चन को 2-2 बार, यानी ये नहीं था ये है ऐसे है, तो सबने क्लियर करके, कुछ तो ऑप्शन के सही थी जो मैंने आप देखे होंगे कि इसमें मैंने ऑप्शन भी रखा है 2-4 क्वेश्चन में, है ना। तो ऐसे ही तो ये वाला दूसरा बच्चा ने दिया है, पहला बच्चा जो AK जी है ये आपका दिया है महिलाओं के लिए मतलब बालिकाओं के लिए पहला स्कूल किसने खोला, तो आपका सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र में। ये ज्योतिबाबाई फुले की पत्नी है और इंडिया की प्रथम महिला टीचर का दर्जा जो है नहीं दिया जाता है। एक जो बंगाल में आपका बंगाल के में जो मतलब मुस्लिम समुदाय के लड़कियों के लिए स्कूल जो खोला ये रुकैया खातून था। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जाम में कभी काम ही आ जाए, है ना। इनके अलावा सावित्रीबाई फुले को भारत में पहली महिला शिक्षा मतलब टीचर होने की दर्जा है। भारत में प्रथम महिला के लिए यूनिवर्सिटी DK कर्वे साहब ने खोला था, इससे पहले शिफ्ट में शायद ये पूछा गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान है। शांति निकेतन के फाउंडर रविन्द्रनाथ टैगोर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर मदन मोहन मालवीय हैं। तो ये सब कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनके फाउंडर हैं। इनके अलावा सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक या लेखिका पूछे तो अरविंद अडिगा, ये अलग से पूछा। आज पुस्तक से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक आपका 4 दिया
गया था मैच करने वाला, और एक आपका सीधा सीधा सिलेक्शन डे पूछा है। सिलेक्शन डे और एक आपका व्हाइट टाइगर शायद था, मतलब दोनों जो है अरविंद अडिगा ने लिखे हैं। अरविंद अडिगा की पुस्तक व्हाइट टाइगर को जो है आपका बुकर अवार्ड, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड ही मिला है। विक्रम सेठ, ए सुटेबल गर्ल, ए सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, ये सब विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। इनके अलावा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये किसके किताब है? तो ये आपका झुम्पा लाहिड़ी जी की किताब है ना। एक प्रश्न और आपसे पूछा गया है, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य @2047 प्रोग्राम उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहा, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे। तो भाई ये एक स्टेट में नहीं, कई जगह किए हैं ये तो ये कहाँ का तो नहीं पूछेगा। फिर कहाँ अगर पूछा होगा तो कुछ ना कुछ टाइम दिया होगा आपको कि 2022 2023 जून, तो ये टाइम पता नहीं है यहाँ पे, इसीलिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे 50% लिख दिया है ना। तो भाई ये जो है ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रम है भविष्य 2047, है ना, कि 2047 तक। इसके अलावा भारत में डाक के लिए कौन सा चैनल बनाया है? अब ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा भारी कहूँगा, क्योंकि जो बच्चे पहले नहीं देखे शायद ना बना पाए इसको। भारत में डाक के लिए आप ग्रीन चैनल जो है यूज करते हैं, येलो लाल पिंक नहीं करते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि भरहूत स्तूप कहाँ पे है? भरहूत स्तूप आपसे पूछा गया है। तो भरहूत स्तूप जो है ये आपका कहाँ पे भाई? तो ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है भरहूत स्तूप। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर ही आपका बाघ का गुफा, भीमबेटका का गुफा, सांची का स्तूप, खजुराहो का मंदिर, है ना, राम राजा मंदिर, दतिया मंदिर, ओरछा मंदिर। इसके अलावा ग्वालियर जो तानसेन का मकबरा है, रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर में, ये सभी के सभी महोबा में जो आपका अल्लाह उदल का है, ये सभी के सभी आपका कहाँ पे हो जाएगा? धुआंधार जलप्रपात आपका जबलपुर नर्मदा नदी पे है ना, भेरा घाट के पास। तो ये सब के सब आपके मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। इनके अलावा सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने, है ना। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के सांची नामक गाँव में है। लेकिन मैंने कहा था कि आपको जो है कि ये जो सांची की स्तूप है इसके आधुनिक स्वरूप में फॉन्ड कब किया गया? तो 1818 में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। महरौली का स्तंभ लेख ये दिल्ली में है, ये गुप्त काल यानी गुप्त राजा विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकेंड से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। विजय स्तंभ कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। राणा कुंभा ने बनवाया था। एक आपसे पूछा है ए पेनी फॉर अ पाउंड फ्रेज, एक आपसे पूछा है इंफॉर्मेशन से एरर। तो इंफॉर्मेशन वाले एरर में AN, इस प्रकार से AN द आर्टिकल लगा के दे दिया था जो वहां पे गलत था। इसके अलावा इरेसिस्टेबल में स्पेलिंग मीनिंग दे दिया है। इरेसिस्टेबल ये जिस प्रकार से आपका लिखा है ना इरेसिस्टेबल, उसी प्रकार से आंसर होता है, इसमें गलत करके दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा किताब झुम्पा लाहिड़ी का है? तो झुम्पा लाहिड़ी का आपका किताब जो है नेमसेक ऑप्शन में दिया गया था, नेमसेक, है ना, ये भी बता रखे हैं, नेमसेक आंसर हो जाएगा। मिलेनियम का राइट स्पेलिंग पूछा है IMLLENNIU, मिलेनियम। तो इस प्रकार से आज के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न रहे कि क्या क्या पूछे गए। एक 4 को किताब पूछा गया था, उसमें मैच करना था। तो एक आपका रामचंद्र गुहा भी था ऑप्शन में, एक आपका खुशवंत सिंह था जो राइटर के नाम दिए गए थे, किताब के नाम तो पता नहीं अभी, खुशवंत रामचंद्र गुहा, खुशवंत सिंह, और एक आपका द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसका है? झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी भी आपका दिया गया था ऑप्शन में। इस प्रकार से एक और राइटर का नाम दिया गया था और इनके सामने जो है किताब का नाम मैच करना था आपको, और जो गलत था या फिर जो सही था वो सिलेक्ट करना था। तो दोस्तों ये रहे सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, और अगर आप पेड PDF ग्रुप में है तो वहाँ भी मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 6 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में GK GS, करंट अफेयर और अंग्रेजी के जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। जो बच्चे कोई भी एग्जाम देंगे वहाँ पर ये फैक्ट आपको काम करेगा, सीधे कंप्यूटर के मोनीटर पर नजर आएंगे। और मोनीटर आपका क्या होती है? आउटपुट या इनपुट डिवाइस। आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ठीक है भैया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो MTS की एग्जाम चल रही है, हर शिफ्ट में 20+ क्वेश्चन मैंने आपको मिला के दिया है। ये मैं नहीं कहता हूं, जो बच्चे एग्जाम दे करके आए हैं वही बच्चे कहते हैं। इनकी प्रतिक्रिया आप कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जो ग्रुप है जहां पे 1200 के करीब बच्चे बतियाते हैं, वहां पर भी इसकी देखी जा सकती है, पड़ताल की जा सकती है। तो जो बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे हैं कि ये PDF काम करेगा सर, तो ये मैं आपका कहना है कि ये PDF जो है मेरा 57 सीरीज वाला, ये आप उन बच्चों से ही
पूछ लीजिए, मैं तो हाँ ही कहूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। पहला जो एक प्रश्न पूछा गया था कि पिंजर किसकी आत्मकथा है। भैया जिस दिन आपका याद है अनफिनिश्ड मेमोरी पुस्तक पूछा गया था प्रियंका चोपड़ा की, उस दिन मैंने प्रेगनेंसी बाइबिल और अमृता प्रीतम की ये जो है आपका पिंजर पुस्तक बताया था। ये अमृता प्रीतम की है। अमृता प्रीतम अपने आप में एक अच्छी हस्ती हैं इंडिया के लेवल से, तो इसीलिए जो है इनके पुस्तक पूछे गए हैं। अमृता प्रीतम की अन्य पुस्तक की बात करें तो मेरे प्रिय कहानी, अक्षरों के साए, रसीदी टिकट, एक खाली जगह घोंसला, 50 फ्रेग्रेंस ऑफ इनर सेल्फ, ये सभी के सभी पुस्तक जो हैं अमृता प्रीतम जी के हैं। इनके अलावा झुम्पा लहरी अगली करम, झुम्पा लहरी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपके रखते हैं इंपॉर्टेंसी आपके राइटिंग की दुनिया में। तो ये दिन के प्रसिद्ध पुस्तक द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज हैं। ये आपके 1 करोड़ बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 1 करोड़ एक बार आपके एग्जाम में हो सकती है। रोमन स्टोरी, अनकस्टमेड अर्थ, है ना। अनकस्टमेड अर्थ जो है ये अमेजन पे काफ़ी धूम मचा रहा है। अमेजन जो आपका साइट है जहाँ से हम सामान क्रय विक्रय करते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे इन तीनों पुस्तकों को। इनके अलावा रामचंद्र गुहा की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, गांधी के बाद इंडिया, गांधी के पहले इंडिया, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, तो ये तीनों के तीनों पुस्तक रामचंद्र गुहा जी के हैं। इनके अलावा अमिताभ घोष साहब काफ़ी इंपॉर्टेंसी रखते हैं अपने आप में, और ये जो भारत के बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं वहाँ भी भाग लेते हैं किसी चीज़ की बैठक वगैरह में। तो द शैडो लैंड्स, हंगरी टाइड्स, रिवर ऑफ स्मोक, द लिविंग माउंटेन, ये सभी के सभी पुस्तक जो हैं अमिताभ घोष जी के हैं। देखिए अमिताभ घोष जी की पुस्तक को पकड़ने का मैं एक तरीका बताता हूँ। अमिताभ घोष जी की पुस्तक में आपका नेचर शब्द का जिक्र जरूर रहता है, नेचर शब्द का जिक्र, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया है कि जो दलाई लामा साहब है, दलाई लामा साहब के पुस्तक के में जो है आपका उनका जो शीर्षक होता है ना, उसमें हैप्पी शब्द किसी न किसी रूप में इंक्लूड जरूर रहता है, यानी खुशियाँ से संबंधित शब्द जो है उनके किताब के शीर्षक में आपको मिलेगा। इनके अलावा स्वतंत्र रूप से घूमने, भारत में किसी भी कोने में किसी भी भाग में आप स्वतंत्र रूप से जो आबाद घूम पाते हैं, ये आपको 19 के किस भाग में इस प्रकार का जो है अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए एक दिन दो दिन नहीं, ये हजारों दिन मैंने आपको पढ़ा रखा है 19 के 1 के डी में। अभी जो आपके सामने एक इमेज आएगा तो आपको फटाफट याद आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि कई सारे आपके संविधान के अंदर ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, जिसमें एक 19 है, एक 243 है और एक आपका 51 है। ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, इसमें कोई एक ग्रुप नहीं है, ये मतलब अनुच्छेदों का समूह है। और इस पर मैंने एक अलग वीडियो भी बना दिया था। मेरा मानना है कि अगर आपको संविधान की अच्छी नॉलेज है तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप ग्रुप डी का दे रहे हो या फिर पीसीएस दे रहे हो, कोई मायने नहीं रखता, आपके एग्जाम में 4 नंबर फिक्स है। ये कोई माई का लाल आपको नहीं काट सकता है 4 नंबर, अगर आपको संविधान की समझ है। तो जो बच्चे अभी अभी तैयारी करने आए हैं, अभी हमसे जुड़े हुए हैं, तो आर्टिकल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसमें आपको संविधान की अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, तो जो आर्टिकल 19 है इसमें बेसिकली 6 भागों में हम इसे बांटते हैं और अलग अलग चीज़ों की हमें अधिकार प्रदान करता है। इसे ओवरऑल हम प्रेस की स्वतंत्रता कह देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो है हमारा बोलने का अधिकार ही है इसमें, है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता हम इसे कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ है। चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले 19 के 1 के ए में कहा गया है कि आप वाक एवं व्यक्ति का अधिकार आपके पास सुरक्षित है, मतलब आप कोई भी चीज़ बोलने के लिए स्वतंत्र हो, है ना। अब ये नहीं कि भाई किसी को जो है मतलब कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है। मतलब जो दायरे में रह के बोलने के लिए स्वतंत्र हो। इसके अलावा जो है अभिव्यक्ति मतलब होता है आप अपनी भावना को रख सकते हैं। इसके अलावा शांतिपूर्ण ढंग से आप जो है बैठक कर सकते हैं हथियार रहित। इसके अलावा संगम और संघ बन के जो बनाने का जो अधिकार है आर्टिकल 19 के 1 के सी में दिया गया है, और डीपीएसपी के अंतर्गत यही जो है अधिकार आपको मतलब जो व्यवस्था है या 43 के ख में है, ख में। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, जो ये प्रश्न का आधार है, ये 19 के 1 के डी में है। अगर आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, ये आर्टिकल 19 के 1 के ई में है। पहले ये अधिकार जो है जम्मू कश्मीर पे थोड़ा झिझिया रहा था, लेकिन 370 जो धारा था ये हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी आप घर खरीद सकते हैं। इनके अलावा कोई भी आप आजीविका व्यवसाय वगैरह कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। हाँ, जो सरकार के हित में हो। अब ऐसा नहीं कि बिहार में जो है मदिरा निषेध है और आप वहाँ पे मदिरा का बिजनेस करना चाहते हैं, ये दिखा के मेरी फंडामेंटल राइट है, तो ये फिर दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में वर्णित है। यूएसए के संविधान से लिया गया है, पहले 7 था, अब जो है मात्र 6 है ना। 6 है तो हटा कौन, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को जो हटाया गया तो कहाँ रखा गया, तो आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। तब से लेकर
लेकर आज तक मात्र 6 मौलिक अधिकार हमारे पल्ले में रखा है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 से 18 अब इसे कैटेगराइज कर दिया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी। तो 14 से जो 18 है ये समानता का अधिकार है, इक्वलिटी का राइट देता है, जिसमें 14 आपका समता का अधिकार है, 15 जो है जाति धर्म लिंग नेम आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। आपने आर्टिकल 15 एक पिक्चर है आयुष्मान खुराना का देखा ही होगा। 16 जो है अफसरों की समानता है, 17 जो है छुआछूत का अंत है, 18 जो है प्रेस की स्वतंत्रता है, इसके अलावा माफ कीजिएगा उपाधियों का अंत है। इसके अलावा 19 से 22 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 19 आपने पढ़ लिया तो 20 बच गया, 20 सजा आदि के मामले में छूट है। 21 को हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं या फिर निजता का अधिकार कहते हैं। आर्टिकल 21 का ए जो है इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जो आपको 2002 में ऐड किया गया था, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। इसके अलावा आपका बच गया 22 भी सजा आदि के मामले में छूट से संबंधित है। इसके अलावा आपका आ जाता है 23 और 24, ये शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार है, जिसमें 23 जो है ये मानव तस्करी पे रोक बताता है और 24 जो है ये बाल श्रम पे निषेध बताता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 25 से 28 जो है ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आप जो है कोई भी धर्म मान सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसके अलावा अगर आप धार्मिक कार्य पे कुछ भी खरीद किए हैं, कोई मतलब खर्च किए हैं, तो आप पे टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा। ये आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत ही वर्णित है। इसके अलावा आर्टिकल 29 और 30 जो है ये आपका अल्पसंख्यक हित से है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं और इसी के तहत जो है आम आदमी अपने मौलिक अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 31 जो बच गया ना वो निरसित हो गया है, क्योंकि ये आर्टिकल 31 में पहले संपत्ति का अधिकार रखा गया था, तो खमाने हट गया यहाँ से। इसके अलावा पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 भारत ने किसे हराकर जीता? परसों के दिन महिला वाला और पुरुष वाला वेन्यू बताया था कि कहाँ पे हुआ, कौन जीता कौन हारा। तो दोनों में भारत ही जीता है, पाकिस्तान को हरा के पुरुष वाला और कोरिया को हरा के महिला वाला, है ना भाई। महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो है ये महिला जीती है, इंडिया की महिला। इसके अलावा किसको हरा के? तो कोरिया को हरा के। और टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? तो जापान में। और जो पुरुष वाला टूर्नामेंट हुआ था ये ओमान में, पाकिस्तान को हरा के भारत जीते हैं। देखिए भारत जो चीज जीते हैं वो इंपोर्टेंसी रखती है आपके एग्जाम में। पिछले कल भी तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन यहां से आए और आज भी आए हैं। तो भारत जो है आईसीसी अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप भी जीती है ना, इंग्लैंड को हरा के। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, महिला वाला फर्स्ट एडिशन था और साउथ अफ्रीका में हुआ था ये, ठीक है। इसके अलावा भारत जो है अभी डायमंड लीग जीत ली है आपका नीरज चोपड़ा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 जो हुआ है ये भारत के बेंगलुरु में हुआ है और विजेता कौन रहा है? तो भारत ही रहा है। किसे हरा के? कुवैत को हरा के। देखिए मैं कोई बाबा ही नहीं लूट रहा है, ये जो करंट अफेयर के प्रश्न टकरा रहे हैं ना, तो जो सीजीएल का आपका आया था, है ना, मैंने 156 प्रश्न या 126 प्रश्न का एक लंबा सीरीज बना दिया था कि सीजीएल 2023 में जितने भी करंट अफेयर पूछे गए उसमें मसाला लगा के, यानी करंट मतलब इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ जो पढ़ाया था वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके स्पोर्ट्स से, उसके बाहर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए मैं बार बार बताते आया हूँ कि भारत जो है हमारा ऐसा भी शेप पे हमारा तमिलनाडु है और ये वाली पार्ट जो है यहाँ पे आपको काली मिट्टी नजर आएगी, यानी प्रायद्वीपीय भारत में आपको काली मिट्टी नजर आएगी। प्रायद्वीपीय भारत आपका जो है ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती इसमें अच्छा होता है। कपास मतलब कॉटन, ठीक है भाई। खास करके महाराष्ट्र वगैरह में कपास की खेती काफी ज्यादा होता है, नासिक वाले इलाके में, ठीक है। इसके अलावा काली मिट्टी को हम ब्लैक चेरनोजम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक चेरनोजम कहा जाता है आपका काली मिट्टी को, ये बात भी ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बेसाल्ट चट्टान की जब क्षरण हो जाती है तब आपकी काली मिट्टी की निर्माण होती है। इसके अलावा मिट्टी के जो है आपका निक्षालन से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। मिट्टी के निक्षालन से, है ना, क्या होता है? लीचिंग से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, जो मैंने आपको कल बताया था, है ना। लेटेराइट मिट्टी में जो है आपका कॉफी वगैरह की खेती, चाय वगैरह की खेती हो सकती है, ये बात भी बताया था। रिस्क जो है उसका जो सारा मिनरल्स है नीचे चला जाता है और कमजोर हो जाता है। लेटेराइट मिट्टी कमजोर मिट्टी होता है ना। आपका काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होता है, चिकनी मिट्टी उपजाऊ होती है, डोमट मिट्टी उपजाऊ होती है, ये सब आपको ध्यान रखना है। जलोढ़ मिट्टी भी उपजाऊ होती है, ये सब ध्यान रखना है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं बता ही दिया। काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एमपी इत्यादि में जो है आपको देखने को मिलेगा, यानी प्रायद्वीपीय भारत में मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, तो फिर आप बोलोगे भाई प्रायद्वीपीय भारत आप साउथ के पार्ट लिए तो यहाँ पे जो है एमपी क्यों ले लिए? तो आप इसको दूसरे ढंग से भी रिलेट कर सकते हैं कि जहां जहां डेक्कन की पठार की फैलाव है, डेक्कन की पठार की फैलाव है, वहां वहां आपको काली मिट्टी की नजर आएगी। अब देखिए रिलेशन बनाना जो है आपको आना चाहिए, चीजों को याद रखने में सहूलियत होती है। मैंने आपको बताया कि जो डेक्कन के पठार है इंडिया में 8 स्टेट से गुजरती है, तो अधिकांश स्टेट में जहाँ पे डेक्कन की पठार गुजरती है वहां पे आपको काली मिट्टी देखने को
वो मिल जाएगी। और बेसाल चट्टान की क्षरण से बनती है तो बता ही दिया। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? ऑप्शन में आपका हरिप्रसाद चौरसिया जी दिया गया था, बहुत ही फेमस बांसुरी वादक है और काफी कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है, तो हरिप्रसाद चौरसिया राइट आंसर हो जाएगा। पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी के जो है महान वादक हैं। पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी ये सितार के जो है प्लेयर हैं, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पंडित रविशंकर साहब का क्या ही कहना है, इनके बारे में काफी कुछ कहने के हैं और जो सारा चीज बता चुका हूं मैं। पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न दिया गया। पंडित रविशंकर साहब को 1968 में पहला ग्रैमी अवार्ड भारत की तरफ से जीतने वाले बने थे, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब को ग्रैमी अवार्ड हो गया पहली बार और भारत रत्न भी हो गया, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका बिस्मिल्लाह खां है, शहनाई के वादक हैं, 2001 में भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सब मिले हैं। ये बिहार के रहने वाले थे बिस्मिल्लाह खां साहब, बिहार के है ना, इनकी मृत्यु अब हो चुकी है। पंडित राम नारायण, सबरी खान, सुकूर खान सारंगी वादक हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। टी.एच. विनायक आपका घाटम प्ले करता है। तोताराम पखावज, अन्नपूर्णा देवी आपका सुरबहार, यू कृष्णन आपका मेंडोलिन प्ले करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम साहब बीना बजा लेते थे, अकबर जो है नगारा बजा लेते थे, तो ये सब भी जो है थोड़ा कॉमन जो नहीं है बजाने में, उनको भी ध्यान रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी बजा लेते थे बीना अच्छे। इनके अलावा द फॉल ऑफ स्पैरो किसके द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक है? पुस्तक से 2-3 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो सलीम अली के द्वारा लिखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है ये आपको सलीम अली को कहा जाता है, तो यहाँ से आप स्पैरो से पकड़ सकते थे, जिनको अगर याद नहीं हो। इनके अलावा भारत का पक्षी मैन सलीम अली को कहा जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? तो के सिवन इसरो के पूर्व चीफ को कहा जाता है। टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। जल मैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र को कहा जाता है। और पैडमैन किसे कहा जाता है? तो अक्षय कुमार को कहा जाता है। कहा नहीं जाता भाई, आपको कोई काम के नहीं है पैडमैन। इसके अलावा चिपको आंदोलन के जनक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन आने के लिए तैयार हो चुके हैं, एग्जाम के अंदर काली जवान मेरी ये छपेगी जरूर, ठीक है। चिपको आंदोलन अब आने के लिए तैयार हो चुके हैं, जैसे मैंने नाटू नाटू सॉन्ग को बताया था कि तैयार हो चुके हैं, आ गया ना भाई साहब। हसरा बताया था ना तैयार हो चुके हैं, आ गया ना आज, है ना। तो ऐसे ही ये भी अब तैयार हो गए हैं, पक गए हैं, आ जाएंगे एग्जाम में। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि चिपको आंदोलन के जैसे ही राजस्थान में कौन सा आंदोलन हुआ, तो आपको बताना है भाई, है ना, राजस्थान में जो मतलब कौन रहे जुड़े हुए इनसे, तो आपको बताना है अमृता देवी बिश्नोई। इनके नाम पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। तो ये मध्य प्रदेश के सरकार भी देते हैं और आपका केंद्र सरकार भी देते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का सरकार तानसेन सम्मान, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और इसके अलावा आपका जो है कालिदास सम्मान देते हैं। तो तीनों बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, जो फैक्ट है ना मौखिक रूप से, वो भी काफी काम के हैं, तो ऐसा नहीं कि खाली लिखा हुआ पे ही ध्यान दीजिए, मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है, मैं यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए आया, और आया क्या, प्रभु ने मुझे लाया है। कैसे लाया है, जरा एक मिनट आपका समय लूंगा। मैं क्यों आया यूट्यूब पे, कैसे आया, ये थोड़ा सा मैं आपको आज शेयर कर ही देता हूँ। देखिए जब कोरोना लगी थी ना, जब कोरोना आपका आया था ना, तो मैं एक रेल कर्मचारी हूँ, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो जो 3 महीना जो है ना, 3 मंथ के लिए पूरा ट्रेन बंद हो गया था महाराष्ट्र के अंदर, और सब जगह बंद हुआ था, पूरे देश में ही बंद हुआ था, देश क्या पूरे विदेश में ही बंद हुआ था। तो 3 महीने घर पे अकेले रहते रहते कोई काम नहीं था मेरे पास, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो मैं क्या करूं, तभी मैं जो है इस पे एक्टिव हुआ और मैं जो है आप लोगों के लिए सोचने लगा। और थोड़ा उस समय ज़्यादा नहीं मिला मुझे, ज़्यादातर कोई भी बच्चे नहीं आते थे। फिर बाद में क्या हुआ, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, उसमें मैं एक दिन ना अपने तरीके से प्रैक्टिस सेट जो है थोड़ा सा दे दिया कि भाई ये एनटीपीसी का है, इनका एग्जाम है, देखिए। उसके 2000 व्यू आए और जो बच्चे आए वो फिर कभी गए नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टकरा गए। तब से मैं जो है एक्टिव हूँ इस पे, और पिछले कई सारे एग्जाम में मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, और इसकी फायदा आपको भी मिल रहा है और मुझे तो मिल ही रहा है, ऊपर वाले देने वाले हैं भाई। इसके अलावा कौन सा नृत्य छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी से मान्यता प्राप्त नहीं है? तो छत्तीसगढ़ आपके ऑप्शन में था, ऑप्शन छत्तीसगढ़ में कोई भी छऊ नृत्य जो है मान्यता प्राप्त नहीं है कि यहीं पे होती है, होते होंगे लेकिन यहाँ का जो है फेमस नहीं है। इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है तो यही छांटने लायक था। बाद बाकी आपके 3 ऑप्शन जो है, झारखंड सरायकेला, है ना, झारखंड में सरायकेला का छऊ कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया का छऊ कहा जाता है, और उड़ीसा में मयूरभंज का छऊ जो है प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य जो है भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे जो है शास्त्रीय संगीत का दर्जा नहीं, हाफ शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया गया है, इसीलिए अभी भी शास्त्रीय संगीत इंडिया में, माफ कीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य 8 ही हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और शास्त्रीय भाषा 6 है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। ये आपके सामने हमारे नृत्य वाले जो पीडीएफ है या फिर नृत्य वाले जो वीडियो हैं, उनका कटिंग आपके सामने है। छऊ नृत्य जो है ना, इसमें मुखौटा जो दर्शाया जाता है, ऊर्जावान मार्शल आर्ट गतिविधियां छऊ नृत्य की मूल विशेषता है। इसके अलावा ये 3 जगह का जो सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया बताया, यही चीज़ यहीं पे लिखा है। छऊ नृत्य में जो मुखौटा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कहाँ के छऊ नृत्य में मुखौटा का इस्तेमाल
इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप कहेंगे जो आपका मयूरभंज का छौ है वहाँ पे मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है। ये कहाँ पे लिखा है भाई, कहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा छौ नृत्य के कुछ प्रमुख कलाकार जिसे हाल फिलहाल में अवार्ड मिले, जैसे सुरेंद्र नारायण देव, इसे 1991 में पद्मश्री मिला था। इसके अलावा केदारनाथ साहू 2005 में मिला था, श्यामाचरण 2006 में मिला था, शशिधर आचार्य को भी मिला है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कौन सा राज्य गरीबी सूचकांक 2022 में टॉप 10 में नहीं आते हैं। ठीक है भाई, तो जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, MPI है ना, तो इसके थ्रू जो आपका गरीबी के अनुमान लगाए गए, तो इसमें जो है टॉप 10 स्टेट में आपका कोई महाराष्ट्र वगैरह होगा, कर्नाटक केरला वगैरह होगा, जो नहीं आएगा क्योंकि ये सब अमीर राज्य हैं भाई। तो जो गरीब राज्य है यहाँ आपके सामने दिख रहे होंगे, ये है गरीबी रेखा में आने वाले। बिहार है सबसे ज़्यादा गरीब, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो ये जो आपके टॉप 10 के जो है गरीबी रेखा में आने वाले राज्य हैं, यहाँ से भी आपके काम आ जाएंगे क्वेश्चन। इसके अलावा टीसी फ्लाई काटने से कौन सा बीमारी, तो जो मधुमक्खी होती है ना, सिक्ता मक्खी कहते हैं इसे हिंदी में, ये सोने की बीमारी के लिए जो है काम आते हैं, मतलब काम नहीं आते हैं भाई, दुख देते हैं। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए जॉन डाल्टन ने 1808 में कौन सा नियम दिया था, तो परमाणु का अविभाज्य सिद्धांत। आप सभी जानते हैं कि परमाणु ने कहा कि भाई डाल्टन ने कहा कि परमाणु का विभाजन संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये सबसे छोटे कण है। लेकिन बाद में इन्हीं को भी खंडित करते हुए डाल्टन महोदय का जो इस बात को खंडित कौन किया, तो अलग अलग वैज्ञानिक किए, जिसमें जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाले, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों की मदद से हुआ, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इसी कारण जेम्स चैडविक को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इलेक्ट्रॉन पे कैसी चार्ज होती है, तो निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, तो कोई चार्ज नहीं। आप इसे अल्फा बीटा गामा से भी रिलेट कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा पे पॉजिटिव, बीटा पे निगेटिव और गामा पे कोई चार्ज नहीं होती है। और ये तीनों के तीनों कण जो है अल्फा बीटा गामा, ये रेडियो सक्रियता के दौरान उत्पन्न होती है, जिसमें गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नील्स बोर ने भी परमाणु का मॉडल दिया है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा किसी भी देश में मुद्रा का क्या प्रमुख कार्य है, तो भाई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मुद्रा के कई सारे कार्य हैं, जिसमें सरकार के लिहाज से देखे तो सबसे बड़ी कार्य है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली कि भाई आप मुझे पेट्रोल दो, मैं जो है अपना पैसा दूंगा। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली आपको जो है राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा काल में भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं कि उस समय किसी को नॉलेज नहीं था भाई, नॉलेज था भाई, वो लोग जो है शुद्ध व्यापारी थे भाई। इसके अलावा मुद्रा का प्रमुख कार्य वस्तुओं की लेन देन, वस्तु विनिमय, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना, ये सब हो जाएगा, आपका मुद्रा का काम हो जाएगा। इसके अलावा मुद्रा आपूर्ति के चेन में कौन कौन से स्लैब यूज किए जाते हैं, तो M1, M2, M3, M4। अगर आपसे कोई पूछे कि बाजार में या फिर देश में सबसे कम मुद्रा कौन से होंगे, तो आप कहेंगे M4। सबसे अधिक मुद्रा कौन से होंगे, तो M1। M1 में जो आप ऐड करते जाएंगे तो दूसरा मुद्रा आता जाता है। M1 कॉमन है। M1 क्या होता है, आपके पास जो पैसे पड़े हैं, मेरे पास जो 2-4 रुपए पड़े हैं, बैंक में जो नगद पड़े हैं, ये सब M1 में आ जाता है। ठीक है भैया। इसके अलावा देश का राजस्व व्यय सबसे अधिक किस पर होती है, आपके ऑप्शन में वेतन दिया गया था सबसे बड़ा, तो वेतन ही हो जाएगा। वैसे क्रूड ऑयल पे भी होता है ना, जो आपका राजस्व का व्यय, वेतन में, पेंशन में भी होता है, है ना, स्कॉलरशिप में भी होता है, ये सब में राजस्व व्यय होता है। और ब्याज की जो अदायगी होती है, मतलब जो ऋण है उस पर जो ब्याज चुकाया जाता है, उस पर भी राजस्व की व्यय होती है। राजस्व भी कई प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, बता चुके हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट है ना, आपका GST वगैरह इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। रेंगमा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये नागालैंड का हो जाएगा रेंगमा। नागालैंड का अन्य नृत्य तितली नृत्य है। हॉर्नबिल त्योहार है जो आपका दिसंबर माह में 10 दिन तक चलता है। अलाइट्टू डांस है, ऐसा लग रहा है कि ये साउथ का है लेकिन ये नागालैंड का है। कुकी नृत्य है, ये भी नागालैंड का है। चंगई नृत्य नागालैंड का है। मयूर नृत्य नागालैंड का है। मणिपुर का प्रमुख त्योहार जो है आपका थबल चोंगबा है, जो याओसांग फेस्टिवल के अवसर पर किया जाता है। और ये मणिपुर का होली कहलाता है आपका याओसांग फेस्टिवल, जो 5 दिनों तक चलती है। इसी त्योहार पर जो है आपका थबल चोंगबा नामक नृत्य होता है। खांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। कचई लेमन फेस्टिवल मणिपुर का आधुनिक त्योहार है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की त्योहार की बात करेंगे तो मोपिन हो जाएगा, सोलंग हो जाएगा, लोसार हो जाएगा। सिक्किम का सागा दावा हो जाएगा और लोसांग हो जाएगा। देखिए लोसांग है और लोसार खाली अरुणाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लद्दाख में स्पुतनिक, गस्तर और हेमिस भी होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, ये सब त्योहार ध्यान रखेंगे। इनके अलावा स्वराज शब्द का इस्तेमाल दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया, आज ही बताए थे। तो ये आपका कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किए थे, जहां पे आपका प्रश्न पूछा गया था कि भाई 26 जनवरी 1930 का क्या इंपोर्टेंस है, वहीं पर मैंने इसकी जिक्र कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन कहां से आएगा। बहुत दिन बिताए हैं हम इसमें भैया, बहुत दिन, है ना। इसके अलावा एक ही मोटो है दोस्तों कि जो बच्चे मेरे पे विश्वास करते हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, उनसे कोई भी छल कपट नहीं किया जाए। मुझे जितना आता है मैं चाहता हूं आपको आए और आप जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए खुशी का कारण बने, क्योंकि मुझे पता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी जनरली मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के बच्चे ही करते हैं। जैसे मैं निम्न वर्ग से आता हूं तो मैं भी किया हूं, है ना, और मैं जानता हूं कि ये क्या इंपोर्टेंसी, क्या जो है इनकी जरूरत होती
होती है क्या और कितनी ज़रूरत होती है, आप एक नौकरी, एक परमानेंट जो है आपके फिक्स इनकम की कितनी ज़रूरत होती है एक परिवार में, ये इससे मेरे से बेटर और कोई नहीं जानता होगा। दोस्तों मैं जब पढ़ता था तब भी मैं ऐसे ही था, और आज जब मैं नौकरी में आज करीब 8-9 साल से हूँ तब भी मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि जिम्मेवारी ही इतनी है। मैं बड़ा भाई हूँ अपने घर का, मेरे 2 छोटे छोटे भाई पटना में पढ़ते हैं, है ना। तो इन सबको देखते हुए मैं वैसे का वैसे ही हूँ, है ना भैया। तो नौकरी के बाद अगर कोई ये चाहे कि मैं जो है ये ले लूँगा वो ले लूँगा, तो ये सब नहीं संभव है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको फिक्स रोटी मिलेगा, एक चीज़ की टेंशन नहीं रहती है कि भाई कल हो कि हम क्या खाएंगे, ये चीज़ एकदम फिक्स रहता है ना, सरकारी नौकरी वाले को। बाद बाकी अगर आप टेढ़े तरीके से कमाने चाहे तो इनके अलग बात है, वो कभी मत करना। जिंदगी में सब कुछ पैसे ही नहीं होते दोस्त, है ना। इसके अलावा कांग्रेस में कोलकाता अधिवेशन 1906 में जो है आपका स्वराज की प्रयोग किया गया था। स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। इसी कारण 26 जनवरी 1930 को जो है डेडलाइन था, उसको पार करते ही हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ झंडा फहराने के बाद। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया था। वहां पर 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। एक एक पॉइंट आपके मोती है जो कंप्यूटर के मॉनिटर पर चमकेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बद्रुद्दीन तैयब जी। कहां पर किए थे, मद्रास में, कब, 1887 में। इसके अलावा ये कांग्रेस के 3rd अधिवेशन थे। इसके अलावा गरम दल और नरम दल एक हो गए, कहां पे, 1916। कहां पे, लखनऊ में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजुमदार। इसमें जो गरम दल और नरम दल जो सूरत में 1907 में अलग हो गए थे रास बिहारी घोष वाली अध्यक्षता में, तो इनको एक कराने में फिर से जो है अहम भूमिका कौन निभाया, तो एनी बेसेंट और तिलक। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि एक करने में कौन जो है अहम रोल अदा किए थे। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान भी गाया गया, लेकिन फर्क इतना है कि जो राष्ट्रीय गान है ये आपका गाया गया जी कब, 1906 में, और राष्ट्रीय गीत जो है ये 1896 में गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत जो है ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं, और राष्ट्रीय गान जो है ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। इसके अलावा अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस ने कब लगाया, पूछा गया है, तो ये 1793 में बताया था अस्थाई बंदोबस्त। अब मैं ऐसे ही नहीं कहा है कि 20+ क्वेश्चन मिला के दिया, अब तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बताया मेरे दोस्त, है ना। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल बिहार में लगाया गया था। इसके अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में लगाया गया था 1820 में, है ना। देखिए थॉमस मुनरो और हेक्टर मुनरो, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो हेक्टर मुनरो जो है ये आपका 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, उसमें अंग्रेज की तरफ से लड़े थे, और थॉमस मुनरो जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाने वाले अंग्रेज थे, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, वो 1820 है, वो 1764 है, तो काफी जमीन आसमान का फर्क है। एगो राज हड़प नीति है जो डलहौजी ने किया था, ये कब किया था, 1848 में। सबसे पहले किसको हड़पा था, तो सतारा को, बाद में नागपुर झांसी को भी हड़प लिया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में, करजनवा के समय। इसके अलावा बंगाल विभाजन निरस्त कब हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसे अंग्रेज भी है जिसे लॉर्ड कहने का मन करता है, जैसे आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने जो है सती प्रथा को अंत किया। बाद बाकी मुझे जो है सती प्रथा काफी अच्छा लगा जिन्होंने अंत किया, इसीलिए मैं इसे लॉर्ड भी कहता हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो कला संगीत आदि के क्षेत्र में पारखी हो, ये कौन करता है, तो भाई भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मैंने आपको बताया कि 250 में कहां से आते हैं, तो 238 आते हैं आपका निर्वाचन से, और 12 आता है मनोनयन से। तो ये 12 का मनोनयन कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा जो ये 12 का मनोनयन करते हैं, ये पद्धति कहां से, तो आयरलैंड से। आई जो 238 को निर्वाचन होता है, ये पद्धति कहां से, तो साउथ अफ्रीका से। एक एक बात को तोड़ के ध्यान रखेंगे, ठीक है। राज्यसभा में 250 का हिसाब किताब हो गया, 238 + 12 कैसे कहां से सिस्टम लिया गया है, तो वो साउथ अफ्रीका से 238 वाला, अब 12 वाला कहां से, तो आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा राज्यसभा का जो चर्चा है संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 80 में है। 81 में क्या है, तो लोकसभा है, और 79 में क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, संसद की जिक्र है, ठीक है। राज्यसभा भारतीय सदन का अपर सदन है, हायर सदन है, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो है अध्यक्षता संभालते हैं, यानी राज्यसभा के जो पदेन सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का विघटन कभी भी संभव नहीं होता है। देखिए कल एक बच्चा पूछ रहा था कि उपराष्ट्रपति नाम के जो है मतलब नहीं है क्या अधिकारी, जैसे कल पूछा गया था कि नाम के अधिकारी कौन है, तो राष्ट्रपति आंसर है। मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति के आप जिम्मे काम हित क्या है भाई, थोड़ा बहुत ही कम काम है भाई, कि जब राष्ट्रपति न रहे, किसी भी पोस्ट कारण जो है पोस्ट वैकेंट रहे, तब उस समय राष्ट्रपति का पद संभालना, राज्यसभा का अध्यक्षता संभालना। तो एक ही पोस्ट में 2 काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से लोकसभा में स्पीकर होते हैं, तो राज्यसभा में कोई भी स्पीकर का पोस्ट नहीं होता है, उपराष्ट्रपति ही करते हैं। तो बेसिकली आप मान लीजिए कि इसी काम के लिए उपराष्ट्रपति को सबसे ज्यादा जिम्मा दिया गया है कि राज्यसभा संभालते हैं, ठीक है भाई। स्पीकर का अपने आप में महत्व है, तो उपराष्ट्रपति का भी राज्यसभा के लिए अपने आप में बहुत महत्व होती है, इस कारण से, इसीलिए उपराष्ट्रपति वहां पे आंसर सही नहीं रहेगा। इसके अलावा क्योंकि कार्यपालिका के प्रधान तो राष्ट्रपति होते हैं, तो इसीलिए वो नाम मात्र के हैं। जैसे मैंने बताया था कि भाई जैसे मान लीजिए कि परिवार में एक ऐसा आदमी होता है कि कमाता है और उड़ाने वाले कई सारे होते हैं, तो जो उड़ाने वाले होते हैं वो है ना मेन मतलब प्रधान
भगवान भैया उस पैसे का जो कमाता है वो तो कमाता तो सिर्फ ला के दिए, मतलब उड़ाने वाला जो भोग रहे हैं उस पर कह सकते हैं। तो ऐसे ही इंडिया में जो है राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के अधिकारी होते हैं, जबकि भोग जो है यानी पूरे पैसे का हिसाब किताब या फिर कोई भी फैसला लेना जो होता है ये आपका प्रधानमंत्री उस चीज को यूटिलाइज करते हैं। उसी प्रकार से जो राज्य में है सीएम होता है कार्यपालिका का मुख्य प्रधान, और नाम मात्र के प्रधान कौन होते हैं आपका राज्यपाल। तो ऐसा नहीं है कि कभी पूछे कि कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं इंडिया में तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मार दीजिएगा। जब ऐसा पूछे कि इंडिया में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन है तब प्रधानमंत्री, खाली सीधे लैंग्वेज में पूछे तो प्रेसिडेंट ही होगा आंसर, ठीक है भाई, भले ही नाम मात्र का हो। इसके अलावा राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा का अपना कार्यकाल परमानेंट होता है। देखिए ये आदमी है, ये राज्यसभा का सदस्य है तो इसके कार्यकाल 6 वर्ष का, और ये राज्यसभा सदन है तो इसका जो है परमानेंट होता है, ठीक है, तो ऐसे समझिए। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है, बता दिए जो 238 सदस्य जो आते हैं, और हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, और इसी क्रम में ये क्रम चलता रहता है, और राज्यसभा जो है कभी भी विघटित नहीं होता है। रिलेटेड टू संतूर पूछा गया था, शिव कुमार शर्मा आंसर में दिया गया था, यही राइट आंसर है। पंडित भजन सुपारी और राहुल शर्मा ये भी संतूर ही प्ले करते हैं। ह्यूमस क्या होता है और या फिर हुमास क्या होता है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर ह्यूमस पूछा गया है तो ह्यूमस क्या होता है कि मिट्टी में पाया जाता है, काली मिट्टी में भी ह्यूमस होता है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन और जो भी मिनरल्स होते हैं जो मिट्टी के लिए उपयोगी होते हैं उपजाऊ बनाने के लिए, ये सब आपका ह्यूमस में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज हुमास, अगर हुमास पूछा गया होगा तो हुमास क्या है कि इस्लामिक ग्रुप है, कहाँ का, फिलिस्तीन का, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक आपसे पूछा गया है मे डैम मे फी किस स्टेट की फेस्टिवल है, तो मे डैम मे फी ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, जो नहीं बताया हूं है ना, एक आध तो छूटेगा ही। अब 2500 का 25 बता दूंगा तो कल ये एसएससी वाले ले जाएंगे मुझे, है ना। तो मैडम फी जो है ये किस स्टेट की फेस्टिवल है, ये असम की है। इस त्योहार को असम में प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, फिक्स डेट है। जैसे प्रकार से मकर संक्रांति का फिक्स डेट है 14 या 15 जनवरी, उसी प्रकार से इसका भी फिक्स डेट है। इसके अलावा असम का अन्य त्योहार कौन कौन सा है भाई, तो सागर मिसावा है, खेराई पूजा है, मिसिंग जनजाति के द्वारा एक और त्योहार होता है अली ए लिलंग। तो ये जो है ध्यान रखेंगे, आने वाले शिफ्ट में टेढ़ा करके एग्जामिनर ने पूछा है तो टेढ़ा करके ही पूछेगा। अलग अलग और फेस्टिवल कौन से हैं, तो बिहू है, बगुरम्बा है, बिछुआ है, अंबुबाची मेला है, माजुली फेस्टिवल है, ये सभी के सभी असम में सेलिब्रेट किए जाते हैं दोस्तों, है ना। ये जो सीधे सीधे त्योहार है, ये अंबुबाची मेला भी आए थे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों याद रखिएगा, ऊपर नीचे दोनों असम के रिलेशन में। इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखे हैं, ये साइठोबा साइबा या फिर कुछ और लिखना चाहा है, तो ये क्वेश्चन जो है विवादास्पद है, मतलब मेरे हिसाब से। आप लोग बताएंगे कि ये क्वेश्चन ओरिजिनल वाला क्या था। इसके अलावा एक आपसे पूछा है कि प्रोटोजोआ से होने वाले बीमारी कौन से हैं, तो प्रोटोजोआ से मलेरिया भी होते हैं, तो ऑप्शन डिपेंड करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे ने जो भेजा है ना, हु इज नॉट टू राज्यसभा, तो ये आपका हो गया प्रेसिडेंट बता दिया था। इंडिया गेट किसने बनवाया था, तो ये आपका इंडिया गेट पूछा है, इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया भी पूछा है, अच्छा चलिए इंडिया गेट पूछा है। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा पूछा है। इसके अलावा प्रोडिक का एंटोनियम पूछा है, लेवली का एंटोनियम पूछा है। प्रोडिक मतलब क्या हो जाता है भाई, मतलब अरेंज्ड हो जाएगा एक हिसाब से, तो इसका उल्टा कर लीजिएगा, छिटफुट वाला जो भी ऑप्शन देगा, नॉन अरेंज अनबैलेंस्ड जो भी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा परमानेंट सेटल पूछा गया था, हुई ईयर 1793 हो गया। मिल गई सारी क्वेश्चन एक लिखा है। मुझे एक इंसान का नेम याद नहीं आ रहा है सर, पूछा था कि किससे संबंधित है जिनको 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया है। अब यहाँ पे आदमी ही नहीं है क्योंकि पद्मश्री तो बहुत आदमी को मिलता है भाई। इसके अलावा रेखा दावा डांस, यही रेंगमा पूछा था जो मैंने नागालैंड में बताया है। तो बच्चे को थोड़ी टूटी फूटी भाषा में भी याद रहता है भाई, तो इनको जो है थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। तो ये पूछा गया था। तो दोस्तों आज की ये थर्ड शिफ्ट में आए क्वेश्चन का एनालिसिस था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और पीडीएफ में जो आप पे ग्रुप में है वहाँ पे भी मिलेगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो है 2 दिन से नहीं ला पा रहा हूँ, टाइम थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, टाइम की थोड़ा काफ़ी अभाव चल रही है। 51 हो गए हैं, 6 क्लास और होंगे, मैं जल्दी ही आपको करा दूंगा। जिस दिन आपका एमटीएस का एग्जाम नहीं रहूंगा उस दिन 2-2 3-3 क्लास करके जो है इसे निपटा लूंगा। फिर एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है तो हम जीडी के लिए जल्द ही क्लास लॉन्च करने वाले हैं। जीडी के जो क्लास होंगे उसमें आपके इंग्लिश के भी सवाल रहेंगे, 10 सवाल पर वीडियो में, और जीडी के आपका 30 वीडियो आएगा। और इसके बारे में हम विशेष बात आपको जो है एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जिस प्रकार से मैंने 57 सीरीज चलाया और आपको जो है एमटीएस में फायदा दिलाया। ये एमटीएस ही नहीं मानिए, इसे सीजीएल वाले भी पढ़े, जो भी आपके एसएससी निर्मित एग्जाम है सब पढ़े। यूँ कहे तो जीडी वाले को भी काम आएगा, लेकिन जीडी के लिए एक स्पेशल लाऊंगा क्योंकि जीडी में जो है अंग्रेजी और हिंदी भी पूछते हैं, तो उनको भी इंक्लूड करूंगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।